जाहिर है दुनिया में ऐसे बहुत ही कम खुशनसीब लोग हैं जो लू किंग युआन जैसी कड़क मैडम को अपनी इतनी परवाह करने पर मजबूर कर सकें। घर के बड़ों ने मुझे समझाते हुए कहा, चेन बेटा, आगे चलकर तुम्हें उनके साथ फेविकोल जैसा मजबूत रिश्ता रखना चाहिए। वो न केवल हमारे पूरे परिवार की नैया पार लगाने वाली हैं, बल्कि तुम्हारी तो साक्षात देवी हैं। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल का इंजन थोड़ा तेज भागने लगा। मेरे लिए लू किंग युआन की ये स्पेशल देख रेख और पचड़ा कुछ ज्यादा ही खास लगने लगा था। आखिर ये दिल में गुदगुदी वाली भावना सच में क्या चीज है भाई। अगली सुबह चेन जुएनिंग एक हेड शेफ और चाय का डिब्बा लेकर हमारे शी परिवार के घर टपक पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान शी, ये ताजा बिलुओचुन चाय है जिसे प्रेसिडेंट लू ने आपके दादाजी के हलक को तर करने के लिए भिजवाया है। ये इस साल की बिल्कुल नई फसल की कड़क चाय है और इसकी क्वालिटी एकदम एक नंबर है। मैडम ने ये भी कहा है कि अगर आपके दादाजी को ये पसंद आई तो वो हर साल पूरे टैंकर के साथ इसे भिजवाने का इंतजाम करवा देंगी। मैंने चाय की पत्तियां थाम ली। रसोई में खटपट कर रहे रसोइयों और अपने हाथ में पकड़ी उस महंगी चाय को देखकर मेरा दिल एहसान और खुशी से गदगद हो गया। दादाजी के 80वें जन्मदिन का गदर मचने वाला था और मैं बैठक के एक कोने में बैठकर नए नए नरगिस के फूलों के गमले पर लाल फीता चिपका रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बाबा रे, लू परिवार का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। तभी घर के बाहर से मेरे बापू की कड़क आवाज आई, अरे ओ चेन, जो कर रहा है उसे छोड़ और बाहर आ। जरा देकर बता कि पिताजी की पतली कलम वाली सुलेह की पट्टी कहीं टेढ़ी तो नहीं लटक रही। पास खड़ी मेरी बहन शी न्यांसी ने अपनी आंखों में 100 वॉट की शरारती मुस्कान लेकर मेरी तरफ देखा और फुसफुसाकर बोली, छोटे भाई, प्रेसिडेंट लू तो इस बार बड़ा ही भारी धमाका कर रही हैं। रसोई से शेफ वांग बता रहे थे कि जो 2 रसोइये आए हैं वे मशहूर सूजो होटल के हेड शेफ हैं। आमतौर पर तो लोग गिड़गिड़ा कर मर जाएं, तब भी वे किसी के घर खाना पकाने नहीं जाते। मैंने झेपते हुए कहा, अरे बहन, इसके बारे में ज्यादा दिमाग मत चलाओ, ये तो एक आम बात है। उन्होंने बस पिताजी को जमीन पर गिरने से बचाया था, उसी का रिटर्न गिफ्ट दे रही हैं। शी न्यांसी ने आगे कुछ नहीं कहा, पर उसकी चालू आंखों की चमक बता रही थी कि वो सब समझ रही है कि खिचड़ी कहाँ पक रही है। रात करीब 10 बजे से रिश्तेदार और मुफ्तखोर दोस्त एक एक करके जुटने लगे। दादाजी के एक पुराने लंगोटिया यार ने आते ही कहा, अबे बूढ़े शी, मैं तेरे लिए पूरे 30 साल पुरानी कड़क शराब की बोतल लाया हूँ। आज रात दबाकर पियेंगे और टल्ली होकर नाचेंगे। दोपहर 11:30 बजे जन्मदिन की दावत शुरू होने ही वाली थी। एकदम टनाटन झोंगशान सूट पहने दादाजी शी मुख्य कुर्सी पर नवाबों की तरह बैठ गए। तभी अचानक दरवाजे पर खड़े नौकर ने अंदर आकर जोर से चिल्लाया, मालिक, मिस लू पधार चुकी हैं। ये सुनते ही चाय डालते समय मेरा हाथ ऐसा कांपा कि उबलता गर्म पानी मेरी उंगलियों पर गिर गया। पर घबराहट और हड़बड़ी में मुझे जलन का एहसास तक नहीं हुआ। मेरे पिता और बहन शी न्यांसी तुरंत उनका रेड कारपेट स्वागत करने बाहर भागे। लू शिंग युआन हाथों में एक बेहद खूबसूरत लाल रेशमी डिब्बा लिए अंदर आई। उनके चेहरे पर एक मखमली मुस्कान थी। उन्होंने कहा, श्रीमान शी, आपको 80वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी खुशी समुद्र की तरह असीम हो और आपकी उम्र पहाड़ों की तरह लंबी हो। दादाजी शी तुरंत अपनी जगह से स्प्रिंग की तरह खड़े हो गए और उन्हें इज्जत के साथ अंदर आकर बैठने का न्योता दिया। मुझे तो लगा था कि आप अपने काम धंधे में इतनी व्यस्त रहती हैं कि हमारे लिए टाइम ही नहीं निकाल पाएंगी। आप तो सचमुच बहुत ध्यान रखने वाली हैं। लू शिंग युआन ने वो सुंदर डिब्बा दादाजी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरी तरफ से आदर का एक छोटा सा तोहफा है, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? दादाजी ने जैसे ही वो डिब्बा खोला, अंदर लिखने की कलाकारी का शाही सामान देकर उनकी आंखें कंचे की तरह चमक उठी। बहुत बढ़िया, वाकई बहुत ही उम्दा। किंग युआन, तुमने तो इसमें अपनी पूरी आत्मा ही डाल दी है। तभी शेफ ने आगे बढ़कर सभी को खाने की मेज पर टूटने का न्योता दिया और लू शिंग युआन को ठीक मेरे बगल वाली कुर्सी पर बिठा दिया गया। उनके बिल्कुल पास बैठते ही मेरे दिल का ढोल जोर जोर से बजने लगा। दोपहर लगभग 2 बजे तक भूखे मेहमान धीरे धीरे खिसकने लगे, जिसके बाद दादाजी शीलू किंग युआन को अपने पढ़ाई वाले कमरे स्टडी रूम में ले गए। जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा, चेन, जा और पढ़ाई वाले कमरे के दरवाजे पर बॉडीगार्ड बनकर खड़ा हो जा। देखना कि बाहर का कोई भी मक्खी मच्छर हमारे बीच की बात में खलल न डाले। मैं कमरे के बाहर गलियारे में दीवार से टिकर खड़ा हो गया। अंदर से दादाजी और लू किंग युआन की बातें हल्की हल्की कान में पड़ रही थी। लू किंग युआन दादाजी से कुछ गंभीर सलाह ले रही थी। तभी दादाजी की कड़क आवाज आई, किंग युआन, क्या तुम हमारे इस सीधे सादे चेन को लेकर सचमुच सीरियस हो? लू किंग युआन ने बहुत ठहराव और रोब के साथ जवाब दिया, दादाजी शी, आप तो मेरे मिजाज को अच्छी तरह जानते हैं। मैं ऐसी ही हूँ। एक बार जब मैं किसी इंसान या चीज पर अपनी मुहर लगा देती हूँ तो फिर उसे छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं होता। मैं जानती हूँ कि मेरी पहचान और बड़े नाम की वजह से चेन को बाहर लोगों की फालतू बातों और तानों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं उसे किसी जवाब के लिए मजबूर करने की जल्दबाजी में नहीं हूँ। मैं बस उसके पीछे लोहे की ढाल बनकर रहना चाहती हूँ। जब भी उसे जरूरत हो, मैं वो पहली इंसान बनूं जो उसे हर तूफान से बचाए और उसकी सारी आफतें दूर कर दे। मैंने उसे पूरा टाइम दिया है और उसकी पसंद नापसंद की पूरी इज्जत की है। लेकिन दादाजी शी, आप बेफिक्र रहिए, वो हमेशा मेरा ही रहेगा और कोई माई का लाल इस बात को बदल नहीं
नहीं सकता। दादाजी ने एक लंबी ठंडी सांस खींची। चेन का सारा ध्यान बस अपनी पढ़ाई और आर्ट पर रहता है। वो दिल का थोड़ा बुद्धू और भोला है। मुझे आप दोनों के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बड़े के नाते मैं बस ये नहीं चाहता कि आपकी इतनी बड़ी हस्ती के दबाव में आकर उसे कोई दुख पहुंचे। लू किंग युआन ने बहुत आदर से कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा चेन की मर्जी की इज्जत करूंगी। जब वो खुद सब कुछ समझ लेगा और अपना मन बना लेगा, तब मैं सही तरीके से उसके सामने अपने दिल की बात रखूंगी। तब तक मैं उसके आसपास सिर्फ एक अच्छे दोस्त का नाटक ही करूंगी। दादाजी शी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा लगा ये सुनकर। चेन सचमुच बड़ा खुशकिस्मत लौंडा है। वैसे ये लिखावट मैंने पिछले साल आपके लिए लिखी थी। एक बूढ़े इंसान की तरफ से आपके इस प्यार का छोटा सा शुक्रिया। लू किंग युआन ने उसे थामते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। बातचीत खत्म हुई और जब लू किंग युआन बाहर जाने लगी तो उन्होंने मुझे गलियारे की दीवार से चिपका हुआ देखा। मुझे देखते ही उनकी आंखों का शेर जैसा कड़ापन एकदम मोम की तरह पिघल गया। मैं झट से सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया और हम दोनों गलियारे में कंधे से कंधा मिलाकर बाहर की तरफ चलने लगे। लू किंग युआन ने धीरे से कहा, मेरा यही इंतजार करो। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, माँ ने भी मुझे आपको गाड़ी तक छोड़ने का हुक्म दिया था। रास्ते में उन्होंने पूछा, आज जन्मदिन की दावत का खाना कैसा लगा? क्या तुम्हें सूजो होटल के खाने की आदत पड़ रही है? मैंने मुस्कुराकर कहा, खाना बहुत स्वादिष्ट था, खास तौर पर वो मलाईदार मीट बॉल। बहन किंग युआन, आज यहाँ आने के लिए और दादाजी का इतना भाव बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरी तरफ देखा। चेन, तुम बहुत प्यारे और सीधे इंसान हो, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। वैसे कुछ दिन पहले मुझे एक चीज मिली थी जो मुझे लगा कि सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी है। उन्होंने अपने बैग से एक शानदार डिब्बा निकाला। मैंने उसे खोलकर देखा तो अंदर बेहद चमकीले हरे डंडे वाला एक नायाब सुलेख पेन कैलीग्राफी ब्रश चमक रहा था। वो पेन देखते ही मेरी आंखें कंचे जैसी चौड़ी हो गईं और चेहरे पर 32 दांतों वाली मुस्कान आ गई। ये पेन तो वाकई बड़ा ही जबरदस्त है। थैंक यू लू किंग युआन। उन्होंने मेरी खुशी देकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। वैसे क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मैं तुम्हें अपने आर्ट स्टूडियो ले जाऊंगी? क्या मेरा ये छोटा आर्टिस्ट इस शनिवार रविवार फ्री है? मैंने पहले तो उत्साह से हाँ कहना चाहा, फिर थोड़ा झिझक कर बोला, इस वीकेंड तो मुझे ट्रेनिंग सेंटर से अपनी ड्राइंग का बोरिया बिस्तर लेने जाना है, क्या हम अगले वीकेंड चलें? उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें अगले शनिवार लेने आऊंगी। अब बाहर ठंड बढ़ रही है, तुम अंदर जाओ। वो अपनी महंगी कार की तरफ बढ़ गईं। मैंने उन्हें जाते हुए देखा और फिर वापस घर के अंदर आ गया। अंदर आते ही माँ ने जासूसों की तरह उत्सुक होकर पूछा, चेन, किंग युआन ने तुम्हें माल में क्या दिया? मैंने कहा, एक सुलेख पेन, और वो हरे रंग का डिब्बा माँ को थमा दिया। माँ ने डिब्बा खोला तो अंदर की कलाकारी देखकर दंग रह गईं। पेन की नोक बहुत बढ़िया थी और हरे रंग का डंडा बता रहा था कि इसे बनवाने में कितना अंधा पैसा बहाया गया था। माँ धीरे से बोली, किंग युआन, ये बच्ची सचमुच चेन का कितना ध्यान रखती है। चेन, किंग युआन बहुत समझदार लड़की है। तुम जैसे जवानों के लिए एक दूसरे से मिलना जुलना और नैन मटका, मेरा मतलब है बातें सीखना बहुत अच्छी बात है। मुझे दादाजी और माँ की इन डबल मीनिंग बातों का गहरा मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया, इसलिए मैंने सीधे सादे अंदाज में सिर हिला दिया। हाँ माँ, बहन किंग युआन वाकई बहुत ओप चीज है। कमरे में जाने के बाद जब मैं उस सुलेख पेन को संभाल कर रख रहा था, तब बाहर बैठक में बहन शी नियांसी ने पिता से कहा, पिताजी, आपने भी देखा ना, चेन की तरफ किंग युआन का ये डोरा डालना उतना ही साफ है जितना दिन का उजाला। मैं तो पहले बेवजह चिंता कर रही थी कि कहीं किंग युआन सिर्फ टाइम पास के लिए हमारे सीधे सादे भाई का पोपट तो नहीं बना रही, पर अब लगता है कि मेरी सोच ही छोटी थी। किंग युआन हमेशा से अपनी हदें जानने वाली समझदार लड़की है। वो हमारे चेन के लिए सबसे सही जोड़ी है। पिताजी ने सिर हिलाया। हाँ, किंग युआन का स्वभाव और काबिलियत एक नंबर है, पर जब चेन आगे बढ़ेगा तो किंग युआन का ये बड़ा नाम उस पर थोड़ा दबाव जरूर डालेगा। दादाजी ने बीच में अपनी टांग अड़ाते हुए कहा, दबाव तो होगा, लेकिन किंग युआन वैसी लड़की नहीं है जो अपनी ताकत की अकड़ दिखाए। आज मेरी उससे बात हुई है, उसने साफ कहा है कि वो चेन की पसंद की पूरी इज्जत करेगी, इसलिए बड़ों के नाते हमें बीच में मुंह मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम बस चुपचाप तमाशा देखेंगे। जब चेन को खुद अपने दिल में घंटी बजती हुई महसूस होगी तो जवाब अपने आप मिल जाएगा। बहन ने मुस्कुराकर कहा, दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे छोटे भाई के मन में भी किंग युआन के लिए लड्डू फूट रहे हैं, बस उस बुद्धू को अभी तक खुद इसका एहसास नहीं हुआ है। दिन बीते गए और शनिवार आ गया। लू किंग युआन अपने वादे के मुताबिक मुझे अपने पर्सनल आर्ट स्टूडियो ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आ गई। उनका स्टूडियो किताबों की अलमारियों और कैनवास स्टैंडों से खचाखच भरा हुआ था और दीवारों पर कई बेहतरीन तस्वीरें लटकी हुई थीं। मैंने दीवारों पर टंगी कुछ पुरानी तस्वीरों को देखकर हैरान होकर पूछा, अरे ये सब तो मेरी बचपन की बनाई हुई आड़ी तिरछी तस्वीरें हैं, आपने इन्हें अभी तक संभाल कर रखा है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैंने इन्हें 10 साल से भी ज्यादा समय से सहेज कर रखा है। अगर तुम्हें ये जगह पसंद आई तो तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। और देखो, ये फौज और सिपाही के टॉपिक वाली दुर्लभ तस्वीरें हैं जो मैंने जमा की हैं। तुम भी तो ऐसी तस्वीरें बनाते हो ना, ये तुम्हारी रिसर्च में काम आएंगी। मैंने उत्साह से वो आर्ट बुक उठाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे लिए कितनी
अच्छी हैं। लू किंग युआन का दिल पिघल गया। उनका मन किया कि वे अभी बता दें कि ये सारा प्यार उनके दिल की गहराइयों से आता है। जब शाम ढलने लगी और सूरज डूबने लगा तो मैंने अपने बैग से एक सुंदर फोटो फ्रेम निकाला और उन्हें देते हुए कहा, बहन किंग युआन, ये एक स्केच है जो मैंने आपके लिए बनाया है। हालांकि ये बहुत परफेक्ट नहीं बना है, फिर भी मैं ये आपको देना चाहता था। लू किंग युआन ने बड़ी खुशी से वो फ्रेम थाम लिया। मेरे उस कच्चे स्केच ने भी उनके शांत और शालीन स्वभाव को बहुत सुंदरता से दिखा दिया था। वे भावुक होकर बोली, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। आह चेन, मुझे ये बेहद पसंद आई। मैं इसे अपने स्टूडियो की सबसे खास जगह पर लगाऊंगी। दिन बीते गए। एक दिन जब मैं घर पर पेंटिंग कर रहा था तभी माँ रसोई से भाप निकलता हुआ मीठे सूप का कटोरा लेकर बाहर आई। आह चेन, तस्वीर बनाना बंद करो और आओ माँ के हाथ के बने मिश्री वाले उबले नाशपाती खा लो। तुम्हें तो मीठा बहुत पसंद है ना। हम पूरा परिवार टेबल के चारों तरफ बैठकर मीठा सूप पी रहे थे। तभी घर के मैनेजर ने अंदर आकर कहा, छोटे मालिक, श्री लू की तरफ से कोई आदमी आपके लिए कुछ सामान पहुंचाने आया है। बहन ने हैरान होकर कहा, वैलेंटाइन डे गए तो हफ्ता भर हो गया, आज कौन सा पार्सल भिजवा रहा है। सामान लेकर आया कुरियर वाला अंदर आया और आदर से बोला, श्री प्रेसिडेंट लू को पता चला कि आपका डिजाइन का काम लगभग पूरा हो गया है, इसलिए उन्होंने खास तौर पर मुझे ये बधाई का तोहफा देने के लिए भेजा है। उन्होंने मुझे कहा था कि ये तोहफा मैं खुद आपको ही सौंपूं। श्री लू जानते हैं कि आपको तस्वीर बनाने और लिखने में पेन की जरूरत रहती है, इसलिए उन्होंने ये खास आपके लिए तैयार करवाया है। उसने वो शानदार डिब्बा मेरे हाथ में थमा दिया और चला गया। मेरे दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। डिब्बा खोलने पर अंदर एक बेहद खूबसूरत फाउंटेन पेन रखा था, जिस पर छाते के निशान जैसा एक सलेटी चांदी रंग का बहुत ही सुंदर लोगो बना था। जब मैंने ढक्कन के नीचे देखा तो वहाँ बहुत ही बारीकी से मेरा नाम शी चेन लिखा हुआ था। बहन ने पेन देखते ही कहा, अरे वाह, ये पेन तो देखने में ही इतना बढ़िया लग रहा है। इसे हाथ में पकड़ने का एहसास ही अलग है। ये पक्का ऑर्डर देकर बनवाया गया है। मुझे तो जलन हो रही है भाई। किंग युआन कितना बारीक सोचती है, उसने पेन पर तुम्हारा नाम भी लिखवा दिया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, किंग युआन, ये बच्ची सचमुच आह चेन का कितना ध्यान रखती है। आह चेन, जब भी तुम्हें समय मिले एक दिन उनकी कंपनी जाकर उन्हें खुद धन्यवाद कह आना, इससे तुम्हारा अच्छा व्यवहार दिखेगा। मैं 2 सेकंड के लिए रुका, थोड़ा हिचकिचाया। उनकी कंपनी जाना पड़ेगा, पर इतने सारे अजनबी लोगों के बीच ऑफिस जाना, मुझे थोड़ा घबराहट होती है। बहन ने मजाक करते हुए बात आगे बढ़ाई, अरे बुद्धू, प्रेसिडेंट लू तुम्हारा इतना ध्यान रखती हैं, तो तुम्हारा उनके ऑफिस जाकर शुक्रिया अदा करना बिल्कुल फर्ज बनता है। मेरे पास सिर हिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ठीक है, मैं कल चला जाऊंगा। अगली सुबह थोड़े भारी मन से नाश्ता करने के बाद मैंने अपना तैयार किया हुआ थैंक यू कार्ड लिया और माँ की बनाई मिठाइयां लेकर लू परिवार के मुख्य दफ्तर के लिए निकल पड़ा। सामने खड़ी विशाल और शानदार इमारत को देखकर मैंने एक लंबी सांस खींची और रिसेप्शन डेस्क पर जाकर आदर से पूछा, नमस्कार, मेरा नाम शी चेन है। मैं यहाँ प्रेसिडेंट लू किंग युआन से मिलने आया हूँ। मैंने कल असिस्टेंट चेन से बात की थी। मैंने फोन निकालकर असिस्टेंट चेन जुएनिंग को कॉल करना चाहा तो देखा कि मेरे फोन पर उनके 2 मिस्ड कॉल पहले से पड़े थे। मेरा फोन साइलेंट पर था। तभी चेन जुएनिंग खुद नीचे आती दिखी। श्रीमान शी, आप आ गए, कृपया मेरे साथ ऊपर चलिए। चेन जुएनिंग के पीछे पीछे जब मैं लिफ्ट से ऊपर जा रहा था तो ऑफिस के कर्मचारियों की नजरें मुझ पर टिक गईं। लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये लड़का कौन है जिसे खुद असिस्टेंट चेन नीचे लेने गई? दिखने में तो बहुत अट्रैक्टिव और सीधा लग रहा है। किसी बिजनेस के काम से तो नहीं आया होगा? क्या ये प्रेसिडेंट लू का कोई खास रिश्तेदार है? देखो असिस्टेंट चेन कितनी इज्जत से बात कर रही हैं। इन फुसफुसाहटों से मेरी घबराहट और बढ़ रही थी। चेन जुएनिंग ने मेरी बेचैनी समझकर मुस्कुराते हुए कहा, श्री घबराइए मत, सब लोग बस आपको देखकर उत्सुक हो रहे हैं और कोई बात नहीं है। हम बस प्रेसिडेंट लू के कैबिन तक पहुंच ही गए हैं। गलियारे के आखिरी छोर पर प्रेसिडेंट ऑफिस का भारी दरवाजा बंद था। असिस्टेंट चेन ने दरवाजा खटखटाया। मैडम, श्री आ गए हैं। अंदर का केबिन बहुत बड़ा, मॉडर्न और सादे अंदाज में सजा हुआ था। लू किंग युआन अपनी मुख्य मेज पर बैठी थी। उन्होंने दरवाजा बंद किया और सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ आह चेन, बैठो, अपने लिए चाय बनाओ। ये वही बिलुओ चुन चाय है। मैंने वो डिब्बा मेज पर रखते हुए कहा, पेन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये बेहद पसंद आया। और ये मिठाई मेरी माँ ने खुद बनाई है, आपके लिए भेजी है। आपका इतना बढ़िया तोहफा पाकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लू किंग युआन ने बहुत ही कोमल नजरों से मुझे देखा। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। मैं जानती हूँ कि तुम जब भी अपनी कला पे काम करते हो तो नोट्स लिखते हो, इसीलिए मैंने सोचा कि खास तुम्हारे लिए एक फाउंटेन पेन बनवाऊं जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हो, ताकि तुम्हें लिखने में आसानी हो। असिस्टेंट चेन ने चाय पीने को कहा तो मैंने कप उठाकर एक घूंट लिया। लू किंग युआन की नजरें मेरे कान के लाल पड़ते कोने पर टिक गईं। वे मुस्कुराकर बोली, आह चेन, तुम मुझे यहाँ देखकर इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मैंने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, घबराया नहीं हूँ, बस आप यहाँ अपने ऑफिस में घर के मुकाबले बहुत ज्यादा कड़क और गंभीर लग रही हैं। दादाजी के जन्मदिन पर आप बहुत सहज लग रही थी। लू किंग युआन ने हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम जन्मदिन वाले दिन मेरे झींगे छीलने के हुनर की तारीफ करोगे। आखिरकार मैंने उस दिन तुम्हारे लिए जितने भी झींगे छीले थे उनमें से एक ही भी नस नहीं छोड़ी थी। क्या उसे स्पेशल ध्यान रखना नहीं माना जाएगा? ये सुनते ही मेरा कान और लाल हो गया। मैंने चाय के कप को जोर से थाम लिया। लू किंग युआन हंस पड़ी। अच्छा ठीक है, अब मजाक नहीं करती। वैसे कुछ दिन पहले दादाजी शी बता रहे थे कि तुम्हें उस पुरानी गली के कोने वाले स्टॉल के भुने हुए शाहबलूत बहुत पसंद है। मैं अभी कुछ दिन पहले वहाँ से गुजरी तो देखा कि उनकी एक नई ब्रांच खुल गई है। अपनी पसंदीदा चीज का नाम सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। हाँ, मैं तो बचपन से उस पुरानी दुकान से शाहबलूत खाता आ रहा हूँ, पर अफसोस कि अब वो दुकान बहुत दूर चली गई है। लू किंग युआन ने कहा, वो नई ब्रांच मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। अगली बार जब मैं वहाँ से गुजरूं
गुजरूंगी तो तुम्हारे लिए लेती आऊंगी, लेकिन हाँ, अगली बार मैं तुम्हें अपने इस गंभीर ऑफिस में बुलाकर डराऊंगी नहीं, सीधे तुम्हारे घर पर ही पहुंचा दूंगी। हम दोनों हंस पड़े और थोड़ी देर आम बातें करते रहे। लगभग 20 मिनट बाद असिस्टेंट चेन ने दरवाजे पर दस्तक दी। प्रेसिडेंट लू, मीटिंग का समय हो गया है। मैंने तुरंत उठते हुए कहा, मुझे अब चलना चाहिए ताकि आपकी मीटिंग में देरी न हो। जैसे ही मैं मुड़ने लगा, लू किंगयुआन ने मुझे पुकारा, चेन, क्या आज शाम को तुम फ्री हो? मैंने मुड़कर देखा तो उन्होंने आगे कहा, मेरी मीटिंग शाम 6:30 बजे तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं तुम्हें एक बहुत ही खास प्राइवेट होटल रेस्टोरेंट में ले चलना चाहती हूँ। वहाँ का खाना बिल्कुल असली स्वाद वाला है। मैंने बिना सोचे ही सिर हिला दिया। ठीक है। लू किंगयुआन के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने बहुत ही स्वाभाविक अंदाज में आगे बढ़कर मेरे कोट का कॉलर सीधा किया। उनकी उंगलियों का स्पर्श होते ही मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं, मानो सीना फाड़कर बाहर आ जाएंगी। शाम 6:30 बजे लू किंगयुआन अपनी गाड़ी लेकर मेरे घर के बाहर आ गईं। हम जिस प्राइवेट रेस्टोरेंट में पहुंचे वो लगभग 30 साल पुराना और बेहद शानदार था। रेस्टोरेंट के मालिक ने खुद आकर कहा, मिस लू, आपका वही पुराना फेवरेट वीआईपी कमरा तैयार है। लू किंगयुआन ने मुझे बिठाया और मेन्यू देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी सबसे पसंदीदा गिलहरी स्टाइल मैंड्रिन मछली ऑर्डर की है। यहाँ के मेन शेफ वोंग इस डिश को बनाने में माहिर हैं। उन्होंने मुझे चखने के लिए मीठे कमल की जड़ का एक टुकड़ा भी परोसा। पूरे खाने के दौरान लू किंगयुआन का सारा ध्यान मुझे खाना परोसने, मछली के कांटे निकालने और मुझसे मीठी बातें करने में ही रहा। बातों बातों में मैंने हंसते हुए बताया, बचपन में जब मैं अपने दोस्तों के साथ गली में छुपम छुपाई खेल रहा था तो गलती से कोयले के ढेर में गिर गया था। फिर दादाजी डंडा लेकर मेरे पीछे भागे थे। लू किंगयुआन हंस पड़ी। मुझे तो लगा था कि तुम बचपन से ही बहुत शांत और सीरियस रहे होगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हो। तो सच सच बताओ, तुम्हें बचपन वाला शरारती चेन ज्यादा पसंद है या अभी जैसा है वैसा? ये सुनते ही मेरे कान फिर से गर्म हो गए और मैं हकलाने लगा। मुंह से शब्द ही नहीं निकले। उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा, जल्दी खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। खाना खत्म करने के बाद लू किंगयुआन ने समय देखा। चलो अब मैं तुम्हें एक और खास जगह ले चलती हूँ। लगभग आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद कार एक शांत और खूबसूरत विला के सामने रुकी। लू किंगयुआन ने बताया, ये एक प्राइवेट सिनेमा घर है जो मेरे को चुनिंदा दोस्तों ने मिलकर शुरू किया है। यहाँ बहुत शांति रहती है और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। मैनेजर ने आकर कहा, प्रेसिडेंट लू, आपका बुक किया हुआ प्राइवेट हॉल तैयार है और आपकी पसंद की फिल्म लगा दी गई है। सिनेमा घर के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा शानदार लेदर सोफे लगे थे। लू किंगयुआन मुझे बीच वाली सबसे आरामदायक सीट पर ले गई। वेटर तुरंत गरम पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक दे गया। फिल्म शुरू हुई और मैं कहानी में खो गया, लेकिन लू किंगयुआन की नजरें बीच बीच में मुझ पर ही टिकी रहीं। फिल्म के दौरान जब मैंने कोल्ड ड्रिंक का कैन उठाना चाहा तो गलती से मेरी उंगलियां उनकी उंगलियों से छू गईं। मैंने घबरा कर कहा, सॉरी, लेकिन उन्होंने तुरंत मेरा हाथ छोड़ देने की जगह बड़ी कोमलता से थाम लिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे अपनी ही धड़कनें सुनाई देने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से हाथ छोड़ दिया। मैंने अपनी घबराहट छुपाने के लिए पॉपकॉर्न का एक टुकड़ा उठाया और स्क्रीन की तरफ देखने लगा, पर मेरा दिमाग पूरी तरह उथल पुथल हो चुका था। फिल्म खत्म होने के बाद जब हम बाहर निकले तो लू किंगयुआन ने बहुत ही अपनेपन से मेरे बिखरे बालों को सहलाया। आगे जब भी तुम्हारा कोई फिल्म देखने का मन करे बस मुझे बता देना, मैं तुम्हें ले आया करूंगी। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। वे तुरंत छाता लेने भागी। जब हम कार में बैठे तो मेरी नजर उनके कंधे पर पड़ी। उनका एक तरफ का पूरा कंधा बारिश में भीग चुका था। वे छाता मेरी तरफ झुकाए खड़ी थी, इसीलिए खुद भीग गई थी। मैंने चिंता करते हुए कहा, बहन किंगयुआन, आपका कंधा तो पूरा भीग गया है, आपको तो ठंड लग जाएगी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे कुछ नहीं होता, बस थोड़ी सी बारिश ही तो है। मैंने डांटते हुए कहा, ऐसे कैसे कुछ नहीं होता, बीमार पड़ जाएंगी आप। लू किंगयुआन ने मेरे इस कड़े लेकिन फिक्रमंद चेहरे को देखा। उनकी आंखों में बेशुमार प्यार और कोमलता भर आई। उन्होंने बहुत ही आज्ञाकारी बच्ची की तरह मुझे अपना कंधा तौलिए से पोंछने दिया। जब गाड़ी मेरे घर के दरवाजे पर पहुंची तो बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। लू किंगयुआन गाड़ी से उतरकर मुझे दरवाजे तक छोड़ने आने लगी, पर मैंने तुरंत रोक दिया। बिल्कुल नहीं, आप यहीं रुकिए और सीधे घर जाकर कपड़े बदलिए, वरना पक्का सर्दी लग जाएगी। मैं कार का दरवाजा खोलकर भागने लगा तो उन्होंने पीछे से आवाज दी, अरे रुको, ये बड़ी काली छतरी लेती जाओ, भीगना मत। मैंने छतरी ली, मुड़कर उन्हें हाथ हिलाया और घर के अंदर भाग गया। घर में घुसते ही माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, किंगयुआन तुम्हें खुद छोड़कर गई? मैंने कहा, हाँ माँ, बाहर तेज बारिश हो रही थी। माँ मुस्कुराई, तुम्हारी बहन किंगयुआन तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। उधर जब लू किंगयुआन अपने आलीशान बंगले पर पहुंची तो उनकी पुरानी नौकरानी वांग माँ गर्म पानी और तौलिया लेकर खड़ी थी। मैडम, जल्दी से गर्म पानी से नहा लीजिए और कपड़े बदल लीजिए, कहीं ठंड न लग जाए। और हाँ, बड़ी मैडम आपका इंतजार कर रही हैं। लू किंगयुआन ने चाय की चुस्की लेते हुए चौंक कर पूछा, दादी अभी तक जाग रही हैं? क्या कोई बात हो गई है? तभी अंदर से बुजुर्ग मैडम लू अपनी लाठी टेकती हुई बाहर आई। उनकी आंखों में एक अजीब सी शरारती चमक थी। वे लू किंगयुआन को घूरते हुए मजाक में बोली, ओहो मेरी प्यारी पोती, जरा दादी को भी तो देखने दो। उस सुंदर सुशील लड़के से मिलने के बाद तुम्हारे चेहरे पर कैसी अनोखी चमक आ गई है। लू किंगयुआन समझ गई कि दादी जी यहाँ सोई नहीं थी, बल्कि उनसे पूरी गॉसिप लेने के लिए बैठी थी। उन्हें पता चल चुका था
था कि लू किंग युआन आज आह चेन को फिल्म दिखाने ले गई थी। लू किंग युआन ने बेबसी से दादी जी को सहारा देकर बिठाया और मुस्कुराकर सफाई दी। दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल काम थोड़ा कम था तो बस एक अच्छे दोस्त को घुमाने ले गई थी। उन्होंने जानबूझकर दोस्त शब्द पर जोर दिया ताकि दादी जी ज्यादा उतावली न हो। दादी जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा दोस्त, मैंने तो आज तक अपनी इस कड़क सीईओ पोती को किसी दोस्त की इतनी खातिरदारी करते नहीं देखा जो खुद गाड़ी चलाकर उसे घुमाने ले जाए। तभी वांग मा आगे बढ़ी और एक फोटो दादी जी को थमा दी। वांग मा ने कहा, बड़ी मैडम, ये मशहूर शी परिवार के छोटे मालिक शी चेन की तस्वीर है। इनके दादाजी शी जियाओ तियानजिन के बहुत बड़े कलाकार और चित्रकार हैं। दादी जी ने चश्मा लगाकर तस्वीर देखी और खुशी से बोली, अरे शी जियाओ जी, उनके हाथ की बनी फूलों वाली पेंटिंग तो आज भी मेरे स्टडी रूम में टांगी है। वाह पोती, तेरी पसंद तो वाकई बेमिसाल है। लू किंग युआन ने शर्माते हुए कहा, दादी, आह चेन और मैं अभी एक दूसरे को जान ही रहे हैं, आप ज्यादा उतावली मत होइए, इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। दादी जी के दिमाग में अचानक एक तूफानी आइडिया आया। अरे सुनो, कल रात हमारी कंपनी का बड़ा चैरिटी प्रोग्राम है। मैंने वांग मा से कहकर शहर के बड़े बड़े चित्रकारों और कलाकारों को न्योता भिजवाया है, तो क्यों ना हम शी परिवार के उस लड़के और उसके दादाजी को भी खास न्योता भेजें और फिर हमारा पूरा परिवार वहाँ चुपचाप जाकर उस लड़के को देख लेगा। कैसा लगा दादी का ये आइडिया? लू किंग युआन को दादी जी के इस अनोखे आइडिया पर हंसी भी आ रही थी और प्यार भी। दादी जी ने उनका हाथ थपथपाते हुए समझाया, याद रखना, खुद को जाहिर मत होने देना। और हाँ, मैंने सुना है उस लड़के को मीठा बहुत पसंद है, तो रसोई वाले से कहकर खास मीठी पेस्ट्री बनवा लेना। अगली सुबह हमारे शी परिवार के घर के बाहर एक गाड़ी रुकी। नौकर भागा हुआ अंदर आया। मैडम, बाहर लू परिवार की मैनेजर आई हैं, वे दादाजी और छोटे मालिक से मिलना चाहती हैं। माँ ने तुरंत उन्हें अंदर बुलवाया। वांग मा बैठक में आई और बहुत ही आदर से एक निमंत्रण पत्र माँ को थमाते हुए बोली, नमस्कार मैडम, मैं लू परिवार की हेड मैनेजर वांग मा हूँ। आज रात हमारी बड़ी मैडम ने एक बहुत बड़ा चैरिटी प्रोग्राम रखा है जिसमें देश के बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं। बड़ी मैडम ने खास तौर पर श्री शी और छोटे मालिक शी चेन के लिए ये न्योता भेजा है। माँ ने आदर से निमंत्रण स्वीकार किया। वांग मा, बैठिए, चाय पीजिए। मैडम लू का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें याद रखा। मेरे ससुर जी और आह चेन को जब पता चलेगा कि वे इतने बड़े कलाकारों से मिल सकते हैं तो वे बहुत खुश होंगे। वे समय पर जरूर पहुंच जाएंगे। वांग मा के जाने के बाद माँ ने तुरंत दादाजी को फोन लगाया। पिताजी, आप जहाँ भी हैं जल्दी घर आ जाइए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। लू परिवार से खास चैरिटी प्रोग्राम का न्योता आया है जहाँ देश के दिग्गज चित्रकार आ रहे हैं। दादाजी, शी जो कहीं शतरंज खेल रहे थे, ये सुनते ही खेल बीच में छोड़कर भागे भागे घर आए। माँ मेरे कमरे में आई और मुझे जगाते हुए बोली, आह चेन, उठो बेटा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लू परिवार से आज रात के बड़े प्रोग्राम का स्पेशल इन्विटेशन आया है। बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने नींद मलते हुए कहा, माँ, पर लू परिवार और हमारे परिवार के बीच तो कभी इतना गहरा लेन देन नहीं रहा, फिर उन्होंने अचानक मुझे क्यों बुलाया? क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? माँ ने हंसते हुए कहा, अरे बुद्धू, ये न्योता खुद लू परिवार की बड़ी मैडम ने भिजवाया है, इसमें अजीब क्या है? चलो जल्दी उठो, नहाओ, मैं तुम्हारे लिए हल्के रंग का सूट निकालती हूँ। पिताजी ने हंसते हुए कहा, आह चेन, ये बांस के सज्जन स्टाइल का सूट तेरे शांत स्वभाव पर बहुत जैंचेगा। शाम को लू परिवार से मिलते समय विनम्र रहना, पर बिल्कुल घबराना मत। शाम 6:30 बजे हमारी काले रंग की सिडान कार उस भव्य 5 स्टार होटल के बाहर रुकी जहां प्रोग्राम का आयोजन था। चारों तरफ जगमगाती रोशनी और शानदार कपड़ों में सजे खास मेहमान उमड़ रहे थे। जैसे ही हम अंदर बढ़े, पीछे से एक जानी पहचानी मीठी आवाज आई, श्रीमान शी, आह चेन। मैंने मुड़कर देखा तो लू किंग युआन एक बेहद खूबसूरत शाम के गाउन में हमारी तरफ आ रही थी। उन्होंने आदर से दादाजी को शैंपेन का ग्लास थमाया और फिर ट्रे से ताजे संतरे के जूस का एक गिलास उठाकर मुझे दिया। आह चेन, तुम्हारे लिए ताजा ऑरेंज जूस, क्योंकि मुझे पता है कि तुम शराब नहीं पीते। मैंने मुस्कुराकर जूस लिया। थैंक यू। मुझे तो डर लग रहा था कि यहाँ कोई जान पहचान का नहीं मिलेगा, पर आपको देखकर राहत मिली। दादाजी ने हंसते हुए लू किंग युआन से कहा, किंग युआन, जरा थोड़ी देर के लिए मेरे इस पोते का ख्याल रखना, मैं वहाँ अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिल आ रहा हूँ। और दादाजी मुझे छोड़कर चले गए। लू किंग युआन बड़े सहज अंदाज में मुझे हॉल के पूर्वी हिस्से में लगी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी दिखाने ले गईं। वे धीरे धीरे मेरे कान में पेंटिंग्स की जानकारी फुसफुसा रही थीं। तभी वहाँ शहर के 2 बहुत बड़े वरिष्ठ चित्रकार आ गए। लू किंग युआन ने मेरा परिचय कराया। दादाजी झांग, दादाजी ली, ये मशहूर कलाकार शी झेनबांग जी के पोते शी चेन है। ये भी कई सालों से चित्रकारी सीख रहे हैं। वे बुजुर्ग चित्रकार मेरा नाम सुनते ही खुश हो गए और मुझसे कला की बारीकियों पर चर्चा करने लगे। थोड़ी देर बाद लू किंग युआन ने मुझे धीरे से इशारा किया, आह चेन, आओ तुम्हें बाहर का खूबसूरत गार्डन दिखाती हूँ। हम हॉल से सटे एक शांत छोटे बगीचे में आ गए जहाँ रात के फूल खिले हुए थे और भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। तभी मेरे पीछे से किसी के आने की आहट हुई। वांग मा भागती हुई आई और बोली, मिस लू, बड़ी मैडम आपको बुला रही हैं, कुछ बहुत बड़े मेहमान आपसे मिलना चाहते हैं। लू किंग युआन ने मुझसे कहा, आह चेन, तुम यहीं मेरा इंतजार करना, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। कोई जरूरत हो तो पास खड़े स्टाफ को बुला लेना। मैं वहीं अकेला खड़ा रह गया। उनकी हल्की परफ्यूम की खुशबू अभी भी हवा में घुली हुई थी और मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं। तभी मेरे पीछे से एक तंज कसी हुई जहरीली आवाज आई, अरे वाह! कुछ लोग सचमुच सोचते हैं कि ब्रश से 2-4 लकीरें खींचकर वे रातों रात ऊंची सोसाइटी का हिस्सा बन जाएंगे। मैंने मुड़कर देखा तो पीछे लिन जिहाओ हाथ में रेड वाइन का ग्लास लिए खड़ा था। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ नफरत और नीचा दिखाने की भावना थी। उसके साथ खड़े कुछ और लड़के भी उसकी बात पर हंसने लगे। मैंने अपने हाथ में पकड़े जूस के गिलास को कसकर थामा और शांत स्वर में कहा, श्रीमान, मुझे यहाँ
यहाँ खुद लू परिवार की बड़ी मैडम ने बुलाया है। लिन जिहाओ ने बदतमीजी से कहा, मुझे तो लगता है तुमने प्रेसिडेंट लू किंगयुआन को फंसाने के लिए कोई घटिया चाल चली है। तुम्हें बता दूं, सिस्टर किंगयुआन के बगल वाली जगह तुम जैसे मामूली औकात वाले इंसान के लिए नहीं बनी है। और इतना कहते ही उसने जानबूझकर ड्रामा करते हुए फिसलने का नाटक किया और अपने हाथ का पूरा रेड वाइन का गिलास सीधे मेरे महंगे सूट पर उड़ेल दिया। गहरे लाल रंग की वाइन मेरे सूट पर फैल गई और शराब की बदबू हवा में तैरने लगी। आसपास खड़े सारे मेहमानों का ध्यान इस तमाशे की तरफ खिंच गया और लोग फुसफुसाने लगे। तभी लिन जिहाओ के पिता भागते हुए वहां पहुंचे, लेकिन उस बिगड़ैल लिन जिहाओ को अभी तक एहसास ही नहीं था कि उसने लू परिवार के खास मेहमान पर हाथ डालकर कितनी भयंकर तबाही को न्योता दे दिया है। लिन जिहाओ घबराकर अपने पिता की तरफ देखने लगा और हकलाते हुए बोला, पिताजी, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, ये तो खुद ही मेरा रास्ता रोकर खड़े थे। उसके पिता ने कड़क डांट लगाई, चुप रहो। रात करीब 9:08 बजे लिन जिहाओ के पिता मास्टर लिन ने उसे बीच में ही टोकते हुए मुझसे माफी मांगने के लिए तेजी से आगे कदम बढ़ाया। तभी लू किंगयुआन की कड़क आवाज गूंजी, श्रीमान लिन, ये वही अच्छा बेटा है जिसे आपने बड़े नाजों से पाला पोसा है। लू किंगयुआन ने अपने बगल में खड़े वेटर से एक तौलिया लिया और बड़े प्यार से मेरे सूट को पोंछने लगी। फिर उन्होंने अपने बगल में खड़े लिन जिए की तरफ देखा। रात 9:20 बजे श्री लिन के माथे पर डर के मारे ठंडा पसीना आ गया। लू किंगयुआन ने ठंडे स्वर में कहा, अपने बेटे को जरा कंट्रोल में रखिए। लिन जिहाओ तो बुरी तरह डर गया। उसने तुरंत मुझसे माफी मांगते हुए कहा, जी हाँ, मुझे माफ कर दीजिए श्रीमान शी, मेरा सच में ऐसा कोई इरादा नहीं था। उनकी माफी सुनते ही मेरे दिल की बेबसी धीरे धीरे दूर हो गई और उसकी जगह एक अजीब सी सुरक्षा वाली फीलिंग ने ले ली। मैंने मन ही मन सोचा कि बहन किंगयुआन के लिए आज जिस मुकाम पर वो पहुंची हैं, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल रहा होगा। मैं उन्हें अपनी वजह से चारों तरफ फालतू के दुश्मन बनाने नहीं दे सकता। मैंने उनके पास झुककर फुसफुसाकर कहा, कोई बात नहीं बहन, इन्होंने पहले ही माफी मांग ली है। लू किंगयुआन ने मुझे दिलासा देते हुए धीरे से कहा, डरो मत। फिर उन्होंने लिन जिए की तरफ मुड़कर देखा और कहा, श्री लिन, उम्मीद है कि अगली बार इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। लिन जिए ने घबराकर कहा, जी हाँ श्रीमान लू, चिंता मत कीजिए, मैं अपने बेटे को ठीक से अनुशासन सिखाऊंगा। ये कहकर वो आदमी अपने बिगड़ैल बेटे को घसीटकर वहां से तेजी से भाग गया। उनके जाते ही लू किंगयुआन की आवाज बिल्कुल मोम की तरह कोमल हो गई। क्या इससे तुम्हें डर लगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं, आप बिल्कुल सही समय पर आ गईं। लू किंगयुआन ने कहा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलो मैं तुम्हें थोड़ी देर बैठने के लिए ऊपर वाले लाउंज विश्राम कक्ष में ले चलती हूँ और आंटी वांग तुम्हारे लिए कुछ साफ कपड़े ढूंढ कर लाती हैं। रात 10:03 बजे हम ऊपर लाउंज में गए और आंटी वांग जल्दी से मेरे लिए साफ सुथरे कपड़ों का एक सेट ले आई। मैंने कपड़े बदले और बाहर आकर देखा तो लू किंगयुआन सोफे पर बैठी थी और उनके हाथ में स्ट्रॉबेरी केक का एक ताजा टुकड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ, मेरे बगल में चाय का बर्तन रखा है, ताजी बनी चाय पियो, और ये स्ट्रॉबेरी केक अभी अभी खास तुम्हारे लिए बनाया गया है। मैंने चाय की चुस्की ली और पूछा, क्या अभी अभी मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई? उन्होंने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक है। रात करीब 10:23 बजे लू किंगयुआन मुझे कार में बिठा ही रही थी कि पुराने घर के बाहर शेन वेनवेन ने हमारा रास्ता रोक लिया। शेन वेनवेन ने हंसते हुए कहा, किंगयुआन, शानदार, इस लड़के की रक्षा में तुम्हारी ये सोलो परफॉर्मेंस वाकई अद्भुत थी। उसके पीछे पीछे झाओ किंग भी चली आ रही थी। लू किंगयुआन ने बेरुखी से उनकी तरफ देखा और पूछा, तुम लोग अभी तक गए क्यों नहीं? शेन वेनवेन ने चुटकी लेते हुए कहा, इतनी अफरा तफरी में भला हम कैसे चले जाते? क्या तुमने लिन जियान का पीला पड़ा चेहरा नहीं देखा? मुझे लगता है कि वो अभी भी कांप रहा है। इतना ही नहीं, मुझे तो लगता है कि लिन जिचेंगी को कल तुमसे माफी मांगने के लिए स्पेशल बंदा भेजना पड़ेगा। वैसे तुम इससे अपने दिल की बात कब कहोगी? इतनी जल्दी क्या है? लू किंगयुआन ने संजीदगी से कहा, वो दूसरों से अलग है, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। शेन वेनवेन ने कहा, अरे वाह, तुमने तो उसे जीतने से पहले ही डेटिंग वाली केयर दिखाना शुरू कर दिया है। मैंने सुना है कि लिन जिहाओ हमेशा से तुम्हें पसंद करता रहा है और वो खास तुमसे मिलने की उम्मीद में इस दावत में आया था, पर नतीजा ये हुआ कि तुम तो पूरे टाइम श्रीशी के साथ ही चिपकी रही। ये देखकर तो वो चिढ़कर पागल होगा ही, पर जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब हम देख सकते हैं कि तुम्हारे दिल में वास्तव में क्या चल रहा है। हमें लगता था कि तुम हमेशा कुंवारी ही रहोगी, पर आज लग रहा है कि हम गलत हैं। जाओ, किंग ने बात आगे बढ़ाई। वैसे जब हमें कुछ समय बाद फुर्सत मिलेगी तो हम में से कुछ लोगों ने झांग रुई के नव निर्मित हॉट स्प्रिंग गर्म पानी रिजॉर्ट होटल में जाने का प्लान बनाया है। किंगयुआन, तुम भी चलना और शी चेन को भी अपने साथ ले आना ताकि लिन जिहाओ उससे फिर से ढंग से माफी मांग सके। वैसे भी चलो हम भी उससे थोड़ा घुल मिल लेते हैं। मैंने उससे पूछा है, अगर वो जाने को तैयार हुआ तो हम सब साथ चलेंगे। सच कहें तो हम सब तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। इतने सालों बाद आखिरकार समझ आया कि तुम भी किसी की इतनी परवाह कर सकती हो। तुम्हें इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। लू किंगयुआन ने धीरे से सिर हिलाया। रात के लगभग 12 बज रहे थे। रात 11:46 बजे बाकी सब दोस्तों को विदा करने के बाद लू किंगयुआन शांत आंगन में खड़ी हुई। उन्होंने अपना फोन निकाला और मुझे एक मैसेज टाइप किया, आज की घटनाओं को दिल पर मत लेना, अब कोई भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर उन्होंने कुछ सोचा और उसे डिलीट कर दिया। दोबारा एडिट करके भेजा, क्या स्ट्रॉबेरी केक स्वादिष्ट था? अगली बार मैं रसोई से खास तैयार करवाकर तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। रात
11:59 बजे मुझे ये मैसेज मिला। मैंने मुस्कुराकर तुरंत रिप्लाई किया, केक बहुत स्वादिष्ट था, और साथ में एक प्यारा सा स्माइली इमोजी भेज दिया। अगली रात करीब 11:03 बजे मैं अपने घर के लिविंग रूम में सोफे पर बैठा फोन चला रहा था। तभी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया कि मोइन चुनक्यू आर्ट एग्जीबिशन चित्रकला प्रदर्शनी के सारे टिकट बिक चुके हैं। मैंने सिर पकड़ लिया। ओहो, मेरी जिंदगी में ही सारे दुख क्यों हैं भाई? पास ही बैठी बहन शी नियांसी ने पूछा, क्या हुआ रे, इतना मुंह क्यों लटका रखा है? मैंने निराश चेहरा बनाकर उसे फोन थमा दिया। शी नियांसी अपनी हंसी रोक नहीं पाई और बोली, बस इतनी सी बात? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें टिकट दिलवा दूंगी। मैंने चमकती आंखों से पूछा, सचमुच बहन? मैं इस आर्ट एग्जीबिशन का महीनों से इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुमने टिकट दिला दिए तो बताओ तुम्हारे लिए क्या करूँ? शी नियांसी ने रौब झाड़ते हुए कहा, फिर तो मुझे अपनी बड़ी बहन मानना पड़ेगा। उसने आंखें मटकाई और अपने संपर्कों कॉन्टैक्ट से बात करने के लिए फोन निकाला। मैं आर्ट एग्जीबिशन के आयोजकों के एक वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष को जानती हूँ। मैंने उनके साथ पहले काम किया है, तो मेरी बात वो टालेंगे नहीं। रात 12:40 बजे उसने नंबर मिलाया। शुरुआत में तो कुछ फॉर्मल बातें हुई, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी मेरी बहन का चेहरा गंभीर होता गया। फोन रखने के बाद उसने बेबसी से कंधे उचका दिए। मैंने उम्मीद भरी नजरों से देखा तो शी नियांसी ने आह भरते हुए कहा, अरे यार, ये आर्ट एग्जीबिशन तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई है। इसके सारे टिकट 1 महीने पहले ही बिक चुके थे। यहाँ तक कि आयोजकों के पास रखे इंटरनल पासेस भी खत्म हो गए हैं। वो वाइस प्रेसिडेंट बता रहे थे कि ब्लैक में टिकट बेचने वाले अब 3100 युआन तक मांग रहे हैं, और वो भी असली हैं या फर्जी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी आंखों में उदासी देखकर उसने दुख जताते हुए कहा, बता, तेरे लिए ब्लैक मार्केट से टिकट खरीद लूं? थोड़े महंगे हैं, पर तेरी पसंदीदा प्रदर्शनी है तो देखना बनता है। मैंने मना करते हुए सिर हिलाया, नहीं बहन, ब्लैक में इतने महंगे टिकट नहीं लेने। मुख्य बात यह है कि फर्जी निकले तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रात के करीब 8 बज चुके थे। मैं अपनी स्टडी टेबल पर बैठा फोन में उसी आर्ट एग्जीबिशन का डिजिटल कैटलॉग पलट रहा था। रात 11:13 बजे अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। लू किंगयुआन का मैसेज था, मुझे लगता है कि तुम अपने वीचैट मोमेंट्स पर कुछ उदास दिख रहे हो, सब ठीक तो है? मेरे दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगी। एक पल हिचकिचाने के बाद मैंने संकोच से टाइप किया, बहन क्यानलान, मैं स्वप्निल वसंत और शरद ऋतु चित्रकला प्रदर्शनी देखना चाहता था, पर सारे टिकट बिक चुके हैं। बहन नियांसी ने भी अपने जुगाड़ लगाए, पर टिकट नहीं मिले। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? लू किंगयुआन का रात 11:30 बजे तुरंत रिप्लाई आया, छोटा सा काम है, मैं संभाल लूंगी। थोड़ी ही देर बाद लू किंगयुआन ने मुझे सीधे वीडियो कॉल कर दिया। मैंने एक लंबी सांस ली और कॉल उठाया। स्क्रीन पर उनकी प्यारी मुस्कान दिखी। मैंने अभी अभी इवेंट के मेन इंचार्ज से बात की है और तुम्हारे लिए स्पेशल पासेस रिजर्व करवा दिए हैं। तुम कल सीधे आर्ट एग्जीबिशन में जाकर अपना नाम बता देना। मैंने खुशी से उछलते हुए कहा, सचमुच? ये तो बहुत बढ़िया हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन किंगयुआन। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरे साथ इतनी फॉर्मेलिटी मत बरता करो, और हाँ, कल जब जाओ तो आरामदायक जूते पहनकर जाना, प्रदर्शनी काफी बड़ी है और तुम्हें बहुत चलना पड़ेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं कल समय पर पहुंच जाऊंगा। अगले दिन मैं आर्ट एग्जीबिशन सेंटर के रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा। नमस्कार, मेरा नाम शी चेन है, मेरी अपॉइंटमेंट थी। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, क्या आप श्रीमान शी हैं? तभी पीछे से एक व्यक्ति आया। नमस्कार, मैं इस आर्ट एग्जीबिशन का इंचार्ज हूँ, मेरा नाम झांग किन है। जनरल मैनेजर झाओ ने मुझे खास तौर पर आपका स्वागत करने के लिए भेजा है। मैंने अभिवादन किया, नमस्कार मैनेजर झांग। झांग किन ने बड़े आदर से कहा, चलिए मैं आपको खुद इस आर्ट एग्जीबिशन की एक एक पेंटिंग के बारे में विस्तार से बताता हूँ। झांग किन मुझे हर एक पेंटिंग की बारीकियां समझाने लगे और मैं पूरी तरह ध्यान लगाकर देखने लगा। तभी एक खूबसूरत महिला हमारे पास चलकर आई और बोली, क्या आप श्रीमान शी चेन हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं ही हूँ। वो मुस्कुराई। मैं झाओ किंशिन्युआन की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। उसने मुझे बताया था कि आज आप यहाँ आ रहे हैं, तो उसने खास तौर पर मुझसे कहा कि मैं आपका पूरा ख्याल रखूं। मैंने तो बहुत पहले से सुन रखा था कि श्रीमान शी के पोते बेहद प्रतिभाशाली चित्रकार हैं। आज सामने देखकर यकीन भी हो गया। मैंने नम्रता से कहा, मिस झाओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी वजह से आपको फालतू की परेशानी हुई। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, मुझे सीधे झाओ किंग कहो, या जैसे तुम किंगयुआन को बुलाते हो वैसे ही मुझे भी बहन किंग कह सकते हो। मैंने तुरंत कहा, ठीक है बहन किंग। मैनेजर झांग किन ने जब देखा कि खुद मालिक की दोस्त झाओ किंग आ गई हैं, तो वे समझदारी से मुस्कुराकर पीछे हट गए। प्रेसिडेंट झाओ, फिर मैं अब जाकर बाकी काम संभालता हूँ। श्री शी, कोई जरूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा। इसके बाद बहन झाओ किंग और मेरी बहुत अच्छी जमने लगी। वे मुझे घुमा घुमाकर पेंटिंग्स दिखाने। मिनट बजे मेरी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने झाओ किंग से माफी मांगते हुए फोन निकाला। स्क्रीन पर लू किंगयुआन का नाम था। किंगयुआन, क्या तुमने आर्ट एग्जीबिशन देखना खत्म कर लिया? फोन से लू किंगयुआन की आवाज आई, मैं नीचे पार्किंग गैराज में तुम्हारी गाड़ी के पास खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आराम से देख लो, फिर नीचे आ जाना। मैंने कहा, मैं बस अभी खत्म करके तुरंत नीचे आ रहा हूँ। मैंने जल्दी से फोन काटा और झाओ किंग से कहा, बहन किंग, मुझे बहुत खेद है, मुझे एक जरूरी काम से अभी निकलना पड़ेगा। मैंने क्षमा प्रार्थी मुस्कान दी। झाओ किंग की आंखों में एक समझदार हंसी तैर गई। चलो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ नीचे चलती हूँ, आखिर उससे मिले बिना तुम्हें कैसे जाने दूं। नीचे पार्किंग में लू किंगयुआन अपनी गाड़ी के पास खड़ी थी। उनके हाथ में मिनरल वाटर की एक बोतल थी। हमें आता देख झाओ किंग ने सबसे पहले चुटकी ली। वाह किंगयुआन, तुम्हारा जलवा ही अलग है। इस एग्जीबिशन की आयोजक होने के नाते मेरी सारी साख तुम्हारे इस कातिलाना रूप के आगे फीकी पड़ गई। लू किंगयुआन ने उसकी खिंचाई को नजरअंदाज किया और आगे बढ़कर बहुत ही स्वाभाविक अंदाज में पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी। झाओ किंग ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, तुम लोगों की मीटिंग्स तो खत्म ही नहीं होती। वैसे शिलाओ दादाजी ने जो वादे किए थे कि अगली बार तुम्हारे साथ बैठकर स्याही वाली ऑर्किड पेंटिंग बनाऊंगा, वो कब पूरे हो रहे हैं? फिर झाओ किंग मेरी तरफ मुड़ी और
बोली, आह चेन, ये तुम्हारी बहन किंग युआन दिखने में भले ही कड़क और सीरियस लगे पर दिल की बहुत समझदार है। अगर भविष्य में ये तुम्हें कभी परेशान करे या तंग करे तो बस मुझे एक फोन घुमा देना, हम सब मिलकर इसे सीधा कर देंगे। मैंने तुरंत लू किंग युआन का पक्ष लेते हुए कहा, अरे नहीं बहन झाओ किंग, आप मजाक कर रही हैं। बहन किंग युआन मुझे कभी तंग नहीं करेंगी। ये सुनकर लू किंग युआन के चेहरे पर एक प्यारी सी जीत वाली मुस्कान आ गई। झाओ किंग ने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा बाबा ठीक है, अब मैं तुम दोनों के कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी, मुझे ऑफिस में काम है, मैं चलती हूँ। वो अपनी कार की तरफ बढ़ गई। जाते जाते उसने लू किंग युआन के कान में फुसफुसा कर कहा, लगे रहो बहन। लू किंग युआन ने मुस्कुराकर उसे इग्नोर कर दिया। झाओ किंग के जाने के बाद लू किंग युआन ने मुझसे कहा, इतनी देर से प्रदर्शनी में घूमते घूमते थक गए होगे, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलती हूँ। मैं पैसेंजर सीट पर बैठ गया और उत्सुकता से पूछा, बहन क्यानलान हम कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने उस दिन भुने हुए शाहबलूत खाने की इच्छा नहीं जताई थी? अब जब हमारे पास थोड़ा समय है तो चलो ताजे भुने शाहबलूत खरीद लेते हैं। ये सुनते ही मेरे दिल में जैसे किसी ने मीठी सी गुदगुदी कर दी हो। मैंने तो बस उस दिन बातों बातों में यूं ही कह दिया था। मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि लू किंग युआन को मेरी इतनी छोटी सी बात भी याद रहेगी। मैं उनके बगल में खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। काश ये पल यहीं ठहर जाता जहाँ इतनी बड़ी कंपनी की बॉस मेरे लिए शाहबलूत के स्वाद की बारीकियों की पुष्टि कर रही थी। गाड़ी में वापस आकर लू किंग युआन ने बड़े प्यार से एक गरम शाहबलूत छीला और सीधे मेरे होठों के पास ले गई। लो खाकर देखो कि क्या ये अभी भी उतना ही मीठा है? मैंने बिना सोचे अपना मुंह खोल दिया। गरम गरम मीठा शाहबलूत मुंह में जाते ही घुल गया। उन्होंने पूछा, स्वादिष्ट है? और फिर एक और शाहबलूत छीलकर मेरे हाथ में रख दिया। मैंने खुशी से सिर हिलाया। बहुत स्वादिष्ट है, स्वाद बिल्कुल वैसा ही है। थैंक यू बहन किंग युआन। मेरे दिल में उनके लिए प्यार लताओं की तरह फैल रहा था, पर साथ ही ये दिल की धड़कन मुझे डरा भी रही थी। मैं जितना ज्यादा उनके करीब जाता था उतना ही मुझे डर लगता था कि कहीं मैं इस सपने में बहुत ज्यादा खो न जाऊं और अंत में मुझे सिर्फ खालीपन हाथ लगे। मैंने हिचकिचाते हुए पूछ ही लिया, बहन किंग युआन क्या आप हर किसी के साथ इतनी ही अच्छी तरह पेश आती हैं? जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले मुझे तुरंत पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या पूछ लिया। लू किंग युआन के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। तुम्हें क्या लगता है? मैंने नजरें चुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता। उनके इस उल्टे सवाल ने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। लू किंग युआन ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा, बस एक हल्की सी समझदार मुस्कान दी। वे जानती थी कि आह चेन शर्मीला और थोड़ा संवेदनशील लड़का है, उसे धीरे धीरे अपने दिल की बात समझने का समय देना होगा। उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं थी, उनके पास बहुत समय था। लू किंग युआन ने गाड़ी चलाते हुए कहा, उस आर्ट एल्बम को संभाल कर रखना, उस पर श्री हुआंग के असली दस्तखत हैं, बहुत कीमती है। मैंने कहा, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने न केवल मुझे प्रदर्शनी के टिकट दिलाए बल्कि मेरे लिए शाहबलूत खरीदने भी आई। लू किंग युआन ने कहा, कल मेरी छुट्टी है। इत्तेफाक से शहर के पश्चिम में एक बहुत ही खूबसूरत प्राइवेट हाउस चाय घर खुला है। वहाँ का माहौल बहुत शांत है और वहाँ एकदम ताजी लॉन्जिंग चाय मिलती है। क्या हम कल साथ में वहाँ बैठे? मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, पर फिर अपनी हिचकिचाहट के कारण मैंने अपना सिर हिला दिया। बहन क्यानलान, मैं कल दादाजी के साथ घर पर रहकर पेंटिंग बनाऊंगा, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। लू किंग युआन की आंखों की चमक एक सेकंड के लिए थोड़ी कम हुई, पर वे तुरंत नॉर्मल हो गई। ठीक है, फिर तुम्हें दादाजी के साथ ही समय बिताना चाहिए। रात को जब मैं घर पहुंचा तो मैंने आर्ट बुक टेबल पर रखी, पानी का गिलास उठाया और घूंट भरकर अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी मेरी बहन शी न्यांसी कमरे में आई और चिढ़ाते हुए बोली, ओहो मैं अभी खिड़की पर ही खड़ी थी, मैंने देखा कि प्रेसिडेंट लू तुम्हें खुद ड्रॉप करने आई, तुम्हारी आर्ट बुक उठाने में मदद की और जाते जाते हाथ हिलाकर टाटा भी किया। ये तो बड़ा ही स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा है भाई, क्या उन्होंने तुम्हें दोबारा मिलने के लिए नहीं कहा? मैंने नजरें चुराकर कहा, उन्होंने मुझे कल शहर के पश्चिम वाले टी हाउस में चाय पीने के लिए बुलाया था, पर मैंने मना कर दिया। बहन ने अपना माथा पीट लिया, तूने मना कर दिया? अरे बुद्धू, मना क्यों किया? फिर कल तू मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा? पास ही बैठे दादाजी शी झेन बांग ने अपना सुलेख वाला ब्रश नीचे रखा। उनकी आंखों में एक समझदार बुजुर्ग वाली मुस्कान थी। आह चेन, दादाजी जानते हैं कि तुम किस बात को लेकर परेशान हो। दादाजी ने बड़े प्यार से समझाया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सादगी और लू किंग युआन की बड़ी हस्ती के बीच बहुत बड़ा अंतर है। तुम्हें डर लगता है कि दुनिया क्या कहेगी, और तुम्हें यह भी डर है कि कहीं तुम इस प्यार में पड़कर खुद को चोट न पहुंचा बैठो, है ना? मैंने सिर झुकाकर कहा, दादाजी बहन क्यानलान और मैं बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लोग हैं। वो बहुत ही काबिल और अमीर हैं, उनके आसपास मुझसे कहीं बेहतर लोग हैं। मैं किसी शर्मिंदगी वाली स्थिति में नहीं पड़ना चाहता। दादाजी ने प्यार से डांटे हुए कहा, ना समझ बच्चे, रुतबा और पैसा कभी भी सच्चे प्यार को मापने का पैमाना नहीं होते। मैंने लू किंग युआन को बहुत करीब से देखा है, वो अपनी ताकत या पैसे का घमंड दिखाने वाली लड़की बिल्कुल नहीं है, और जिसकी भी आंखें हैं वो साफ देख सकता है कि उसके दिल में तेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें दिल टूटने का डर है, पर सच्चे रिश्ते कभी इतने आसान नहीं होते। अगर तुम डर के मारे अभी से पीछे हट जाओगे तो शायद जिंदगी भर की खुशी से हाथ धो बैठोगे। मैं चुप रहा, मेरे दिल में चल रही उथल पुथल सुलझ नहीं रही थी। दादाजी की बातें 100% सच थी, पर मेरी जमीनी चिंताएं खत्म नहीं हो रही थी। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद मुझे बहन क्यानलान से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए ताकि ये भावनाएं धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएं। उस दिन के बाद से मैंने जानबूझकर लू किंग युआन से बचना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो लू किंग युआन को लगा कि मैं सचमुच अपनी पेंटिंग में व्यस्त हूँ, लेकिन जब मैंने बार बार बहाने बनाकर मिलने से इनकार किया तो उन्हें समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है। एक दिन लू किंग युआन ने मेरी माँ को फोन किया, आंटी लिन क्या आह चेन घर पर है? मैं उसे दोस्तों के साथ एक नई साइंस फिक्शन फिल्म देखने ले जाना चाहती थी। माँ ने हैरान होकर कहा, साइंस फिक्शन फिल्म? पर आह चेन तो पूरे दिन से ऊपर अपने आर्ट स्टूडियो में बंद होकर पेंटिंग बना रहा है। सुबह जब मैं उसके कमरे में गई थी तो उसने कहा
कहा था कि उसे ऐसी फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं है। लू किंग युआन समझ गई कि चेन उनसे बचने के लिए झूठ बोल रहा है। उधर लू ग्रुप के मुख्य दफ्तर में प्रेसिडेंट के आलिशान केबिन में लू किंग युआन अपनी टेबल पर गहरी सोच में डूबी थी। असिस्टेंट चेन जुएनिंग फाइलों का बंडल लेकर खड़ी थी। मैडम, इस प्रस्ताव पर आपके दस्तखत चाहिए। लू किंग युआन ने पेन उठाया और दस्तखत किए, पर उनकी हैंडराइटिंग रोज से अलग और थोड़ी बिगड़ी हुई थी। असिस्टेंट चेन ने पूछा, मैडम, अगर आप थकी हैं तो क्या 3 बजे वाली मीटिंग में संभाल लूं? लू किंग युआन ने कहा, जरूरत नहीं है। तभी लू किंग युआन को अचानक अपनी दोस्त शेन वेनवेन की एक पुरानी बात याद आई। उन्होंने तुरंत शेन वेनवेन को फोन मिलाया। वेनवेन, मुझे तुमसे एक काम में मदद चाहिए। शेन वेनवेन ने पूछा, हाँ बोलो किंग युआन, आज अचानक कैसे याद किया? लू किंग युआन ने कहा, क्या तुम्हें अपनी आने वाली सुलेख और चित्रकला प्रदर्शनी के लिए किसी समझदार वॉलंटियर स्वयं सेवक की जरूरत है? ऐसा बंदा जो हॉल के लेआउट का मार्गदर्शन कर सके और जिसे कला की अच्छी परख हो। शेन वेनवेन हंसने लगी, अरे तुम ही क्यों नहीं आ जाती? मुझे डर है कि मुझे कोई सही बंदा नहीं मिलेगा। लू किंग युआन ने काम की बात की, शी चेन इस विषय का एक्सपर्ट है। तुम आयोजक मंडल की तरफ से उसे एक ऑफिशियल इन्विटेशन लेटर, आधिकारिक निमंत्रण भिजवा दो। वो शी लाओ जी का पोता है तो कारण भी एकदम जायज लगेगा, पर हाँ, उसे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि ये सब मेरे कहने पर हो रहा है। शेन वेनवेन ने चुटकी ली, चिंता मत करो, कल सुबह सबसे पहले एकदम परफेक्ट निमंत्रण पत्र उसके घर पहुंच जाएगा। पर याद रखना, इस काम के बदले तुम पर मेरी बहुत सारी महंगी वाइन का उधार चढ़ गया है। फोन रखने के बाद लू किंग युआन की तनी हुई नसें आखिरकार शांत हुई। उन्होंने राहत की सांस ली। अब शनिवार को जब वो काम पर जाएगा तो वे इत्तेफाक से वहां से गुजरते हुए उससे मिल सकती थी। शनिवार का दिन आ गया। मुझे जब शेन वेनवेन की तरफ से ऑफिशियल इन्विटेशन मिला तो हालांकि मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अचानक मुझे क्यों बुलाया गया, पर मैंने सोचा कि घर पर उदास बैठने से अच्छा है कि थोड़ा बाहर घूमाऊं। मैं तय समय से आधा घंटा पहले ही एक्टिविटी सेंटर पहुंच गया। जैसे ही मैंने गेट से अंदर कदम रखा, शेन वेनवेन और उनकी टीम ने मेरा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। श्रीमान शी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैंने नम्रता से कहा। मैनेजर शेन, आप बहुत दयालु हैं। इस आर्ट एग्जीबिशन में मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात है। शेन वेनवेन मुझे सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर ले गई। प्रदर्शनी हॉल दूसरी मंजिल पर है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरी मंजिल पर दीवार पर कुछ पेंटिंग्स टंगी थी और कर्मचारी काम कर रहे थे। शेन वेनवेन ने सबका परिचय कराया। दोस्तों, ये हैं श्रीमान शी, एक बहुत ही होनहार युवा चित्रकार। हमने खास तौर पर इन्हें आज हॉल की सजावट और पेंटिंग्स की सही जगह तय करने के लिए बुलाया है। आप सब श्रीमान शी के निर्देशों का पालन करेंगे। मैंने तुरंत कहा, अरे नहीं नहीं, हम सब मिलकर चर्चा करेंगे। मैनेजर शेन, मुझे लगता है कि हम पेंटिंग्स को उनके विषय के हिसाब से अलग अलग सेक्शन में बांट सकते हैं। इसके बाद मैंने अपना इन शेप निकाला और पूरी लगन से काम में जुट गया। शेन वेनवेन ने एक तरफ खड़े होकर मुझे देखा और चुपके से अपना फोन निकालकर लू किंग युआन को मैसेज ठोक दिया। शिकार आ गया है और काम में बिजी है, नाव काफी दूर निकल चुकी है। 2 मिनट के अंदर लू किंग युआन का रिप्लाई आया, मैं 20 मिनट में पहुंच रही हूँ। ठीक 20 मिनट बाद लू किंग युआन की गाड़ी एक्टिविटी सेंटर के गेट पर आकर रुकी। वे हाथ में चाय का थर्म्स लिए बड़े ही कूल अंदाज में अंदर आई, मानो बस यूं ही वहां से गुजर रही हूँ। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंची, उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। सामने सीढ़ी पर खड़ा होकर मैं हाथ बढ़ाकर दीवार पर टंगी एक भारी फ्रेम वाली पेंटिंग का एंगल ठीक कर रहा था। लू किंग युआन ने बिना कोई आवाज किए दबे पांव मेरी तरफ कदम बढ़ाए। अचानक बिना किसी आहट के कोई पीछे आया, जिससे मैं चौंक गया और मेरे पैरों के नीचे की सीढ़ी अचानक हिल गई। लू किंग युआन जल्दी से आगे बढ़ी और सीढ़ी को मजबूती से पकड़ लिया। सीढ़ी को मजबूती से पकड़ो, कोई बात नहीं, मैं हूं, मैंने संभलते हुए पूछा। बहन किंग युआन, आप यहाँ कैसे आई हैं? लू किंग युआन ने कहा, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए शहद मिली ठंडी गुलदाउदी कैमोमाइल की चाय लाई हूँ। थोड़ी सी पी लो, फिर काम खत्म करना। मैंने आंखों के कोने से उस ठंडे ड्रिंक की एक घूंट ली। तभी मेरी नजर पास ही खड़ी शेन वेनवेन पर पड़ी, जो मुंह पर हाथ रखकर चुपके से हंस रही थी। मुझे समझ आ गया कि ये पूरा इवेंट संभवतः लू किंग युआन द्वारा ही खास तौर पर प्लान किया गया था। हालांकि श्री शी, मेरा ये सेटअप प्लान वाकई एकदम प्रोफेशनल था। शेन वेनवेन ने हंसते हुए कहा, किंग युआन, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। जरा एक नजर डालकर देखो कि सब कैसा लग रहा है। ये तो पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित और शानदार हो गया है। वास्तव में तस्वीरों को एक साफ थीम के साथ क्रमबद्ध और बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था, जो देखने में काफी प्रभावशाली लग रहा था और मेरी क्रिएटिविटी को साफ दर्शा रहा था। लू किंग युआन की इस तारीफ के कारण मेरे दिल का इंजन और भी तेजी से धड़कने लगा। मैंने शर्म के मारे जल्दी से दीवार पर टंगी एक सुले कैलीग्राफी पेंटिंग की तरफ इशारा किया और थोड़ा दूर हट गया। इसके बाद अगले 3 दिनों तक मैंने खुद को अपने स्टडी रूम में बंद रखा। चौथे दिन शाम को अचानक मेरे फोन की स्क्रीन जल उठी। ये लू किंग युआन का मैसेज था। स्क्रीन पर एक लोकेशन जुड़ी हुई थी और मेरी उंगली फोन पर हाँ, अच्छा और नहीं के बीच आगे पीछे मंडराती रही। तभी मुझे आज सुबह दादाजी की कही बात याद आई। किंग युआन, ये बच्ची बहुत अच्छी है। जब कोई इंसान इतनी परवाह और प्यार दिखाए तो उसे छोड़कर मत भागो और न ही फालतू की दूरी बनाओ। दादाजी की बात याद करके मैंने हिचकिचाते हुए आखिरकार हाँ में जवाब दे दिया। लू किंग युआन बहुत जल्दी आ गई। जब मैं अपने घर के आंगन के गेट से बाहर निकला तो लू किंग युआन पहले से ही कार के पास पहुंची हुई थी। उन्होंने कहा, गाड़ी में बैठो। मैं गाड़ी में बैठा और जानबूझकर पैसेंजर सीट के बिल्कुल कोने में खिसकर बैठ गया। लू किंग युआन ने मेरी इस शर्मीली हरकत को नजरअंदाज करने का नाटक किया और गाड़ी चलाते हुए सीधे झो पू अंकल झो की दुकान के गेट की तरफ बढ़ गई। दुकान पर पहुंचकर लू किंग युआन ने कहा, अंकल झो, आपका बिजनेस तो खूब चल रहा है। आज मैं अपने खास दोस्त को भी आपका खाना चखाने
लाई हूँ। लू किंग युआन ने मेरे बैठने के लिए खुद कुर्सी खींची और ऑर्डर दिया। अंकल झो 2 कटोरी दलिया पोरिस, ऊपर से एक्स्ट्रा मूंगफली के दाने और एक हीरे का सलाद। हाँ, मिर्च थोड़ी कम रखिएगा। अंकल झो ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है मिस लू, अभी झटपट बना देता हूँ। और उन्होंने हम दोनों के लिए 2 गरम कप नींबू पानी लेमोनेड भर दिए। अंकल झो मेरे घर के पास ही रहते थे। एक बार उनके बेटे के स्कूल एडमिशन में कुछ दिक्कत आई थी तो मैंने बीच में पढ़कर मदद की थी। अंकल झो ने आदर से कहा, मिस लू, श्रीमान शी, आराम से खाने का आनंद लीजिए, अगर पेट न भरे तो आज खाना भरपूर है। मैंने मुस्कुराकर उनका धन्यवाद किया। लू किंग युआन ने मेरी तरफ देखा और पूछा, मेरे साथ इस सादे रेस्टोरेंट में खाना खाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या स्वाद अभी भी पहले जैसा ही है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। जब लू किंग युआन ने देखा कि मैंने लगभग खाना खत्म कर लिया है तो उन्होंने बहुत ही संजीदा होकर बोलना शुरू किया। जब से मैं तुम्हें उस आर्ट एग्जीबिशन से घर छोड़कर आई हूँ तब से लेकर आज तक जब मैं तुम्हें लेने आई हूँ तुम लगातार मुझसे बच रहे हो। न मैसेज का जवाब देते हो, न कॉल उठाते हो और मिलने से बचने के लिए ढेरों बहाने बनाते हो। शी चेन, मुझे सच सच बताओ कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? ये सुनकर मेरे सीने में भारीपन छा गया। हाथ में थमे चम्मच पर मेरी पकड़ और कस गई। मैंने नजरें झुकाकर कहा, मैं आपसे बच नहीं रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा असहज और अजीब लग रहा है। लू किंग युआन ने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम्हें मेरे साथ रहने में असहजता महसूस होती है या फिर मैं ही तुम्हें असहज महसूस कराती हूँ? मैंने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई असुविधा नहीं है, बल्कि आपके साथ मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सहज महसूस करता हूँ। आपके साथ रहने पर मुझे जो सुरक्षा का एहसास होता है वो ऐसा है जैसे किसी मेंढक को उबलते पानी में धीरे धीरे पकाया जा रहा हो। मैं आपकी उस कोमलता और बेपनाह प्यार में पूरी तरह डूबने लगा हूँ, लेकिन यही सुरक्षा और लगाव मुझे डराता है। मुझे डर लगता है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि मैं आपकी बड़ी पहचान और रुतबे का इस्तेमाल करके अमीर बनने की सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ। कॉलेज में लोग उन लड़कों को बहुत नीची नजर से देखते हैं जो जुगाड़ और पहचान पर उछलते हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पर उंगली उठाएं या मेरे बारे में बकवास बातें बनाएं और फिर आपके सिर पर रोज इतना बड़ा बिजनेस संभालने की जिम्मेदारी होती है, ढेरों सामाजिक काम होते हैं। मैं आप पर फालतू का बोझ नहीं बनना चाहता। हम दोनों बहुत अलग हैं। आप इतनी महान, शक्तिशाली और अमीर प्रेसिडेंट लू हैं और मैं तो बस एक सीधा सादा मामूली सा लड़का हूँ। आपकी दुनिया इतनी बड़ी है कि मैं उसके पास भी नहीं भटक सकता। मुझे डर लगता है कि मैं आपके साथ तालमेल नहीं बिठा पाऊंगा और मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं ये खूबसूरत सपना और खुशी अंत में सिर्फ एक खालीपन बनकर न रह जाए। लू किंग युआन ने मेरी पूरी भड़ास और डर को शांति से सुना। उन्होंने कहा, हाँ, ये सच है कि मैंने बिजनेस की दुनिया के बड़े बड़े तूफानों का सामना किया है और इंसानी स्वभाव के कांटों से गुजरी हूँ, पर तुम्हारे सामने मैं भी बिल्कुल साफ कागज की तरह हूँ। हमारे बीच का ये अंतर कभी कभी मुझे भी बेबस करता है और आधी रात को मेरे दिल में दर्द जगाता है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? जब किसी से सच्चा प्यार होना होता है तो हो जाता है। ये मेरी जिंदगी में पहली बार है जब मुझे किसी मर्द से ऐसा सच्चा प्यार हुआ है, तो भला मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ? और रही बात दुनिया के तानों की, तो किसकी इतनी औकात जो मेरे सामने तुम पर उंगली उठाए या बकवास करे? और जहाँ तक रुतबे के इस्तेमाल की बात है तो मैं लू किंग युआन खुद तुम्हें पाना चाहती हूँ। किसी और को मुझे ये सिखाने का हक कब से मिल गया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ये सब तुम्हारे पीछे हटने के कारण बिल्कुल नहीं हो सकते। मेरी आज की ताकत और पोजीशन मुझे तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़े होने का हक देती है। ये पद का घमंड नहीं बल्कि वो भरोसा है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अब पीछे नहीं हटने दूंगी और तुम हटना भी मत। उनके इन बेबाक और कड़क शब्दों ने मेरे दिल के सारे डर, झिझक और घबराहट को एक झटके में उखाड़ फेंका। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू होकर तेज चलने लगी। लू किंग युआन ने आगे कहा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो और मैं तुम्हारी इन सारी चिंताओं को दूर कर सकती हूँ। मैं आज ही तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे माता पिता और इस पूरी दुनिया को सीना ठोकर बता सकती हूँ कि मैं लू किंग युआन शी चेन से प्यार करती हूँ। मैंने हैरान होकर पूछा, आपने अचानक ये सब क्यों कह दिया? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि लू किंग युआन अपनी भावनाओं का इजहार इतने खुले तौर पर कर देंगी। लू किंग युआन ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं आज ये सब न कहती तो तुम ऐसे ही मुझसे छुपते रहते। आखिर कब तक छुपते? उन्होंने पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहली बार तब देखा था जब तुम गलती से मेरे लाउंज में घुस आए थे। उस वक्त मुझे लगा था कि ये लड़का सचमुच कितना मासूम और खुशमिजाज है। बाद में जब तुमसे बातें हुई तब मुझे पता चला कि तुम कितने कमाल के आर्टिस्ट और प्रतिभाशाली हो और मेरा दिल तुम्हारे और करीब आने के लिए मचलने लगा। तुमने तो जैसे मुझ पर कोई जादू सा कर दिया था। मुझे पता है कि मेरा ये इजहार तुम्हें थोड़ा अचानक लग सकता है, पर मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ। तुम्हें अभी तुरंत हाँ कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम जितना चाहे सोचने का वक्त ले सकते हो। मैं तुम्हारी मर्जी की इज्जत करती हूँ। बस मुझसे वादा करो कि तुम फिर कभी पहले की तरह मुझसे दूर भागने या छुपने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है? मैंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, पर जब उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया तो वे मेरी घबराहट और कांपते हाथों को साफ महसूस कर सकती थी। मैंने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, तो फिर ठीक है, पर अब आपको अपनी सीईओ वाली पोजीशन का डर दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं होगी और न ही आप मेरी बड़ी बहन होने का रौब झाड़कर मुझ पर दबाव डाल सकती हैं। मेरी इस बात का साफ मतलब था कि मैंने मन ही मन उनकी भावनाओं को स्वीकार कर लिया है। लू किंग युआन की आंखें खुशी से चमक
चमक उठी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। अच्छा, क्या अब से मैं तुम्हें आह चेन कह सकती हूँ? मैं अब तुम्हें श्रीमान शी कहकर नहीं बुलाना चाहती। मैंने मुंह बनाकर कहा। आपने मुझे कब श्रीमान शी कहा है भला? आप तो हमेशा से मुझे आह चेन ही कहती आई हैं। अब पूछ क्यों रही हैं? हम दोनों हंस पड़े। दोपहर की कड़क धूप बढ़ रही थी। तभी अंकल झो फ्रिज से निकला हुआ एकदम ठंडा और मीठा तरबूज काट कर ले आए। गर्मी बहुत है, चलिए थोड़ा तरबूज खाकर ठंडक पाइए, अभी अभी फ्रिज से निकाला है, बहुत मीठा है। मैंने कहा थैंक यू अंकल झो। आपको फालतू परेशानी हुई। लू किंग युआन ने तरबूज का फांक उठाते हुए मुझसे कहा, आह चेन, मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। चलो अब तरबूज खाते हैं। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। लू किंग युआन ने मुस्कुराकर पूछा, इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने नजरें चुराकर कहा, मैं कहाँ घबरा रहा हूँ। लू किंग युआन ने कहा, क्या दलिया स्वादिष्ट है? ऊपर मूंगफली के टुकड़े भी हैं? मैंने कहा हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। अंकल झो के हाथ में बहुत स्वाद है। लू किंग युआन ने प्यार से कहा, आगे जब भी तुम्हारा ये दलिया खाने का मन करे बस मुझे बता देना। मैंने कहा, मैं आपको फालतू परेशानी नहीं देना चाहता, मैं खुद आ सकता हूँ। तभी लू किंग युआन ने बड़े प्यार से कहा, आह चेन, मुझे एक बार गले लगाओ। ये सुनते ही मेरा दिमाग एक पल के लिए पूरी तरह ब्लैंक हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कब गाड़ी में बैठा और कब घर पहुंचा। रिलेशनशिप में आते ही ये लड़की इतनी उस्ताद निकली कि ऐसा जबरदस्त फ्लर्ट कर रही थी कि मेरा दिल सीधे गले में आ बचा था। जब मैं अपने घर की बैठक में पहुंचा और दरवाजा खोला तो मेरी बहन शी न्यांसी सामने ही बैठी थी। उसने मुझे देखते ही कहा, आओ आओ बैठो। माँ ने सफेद फंगस सिल्वर ईयर का मीठा सूप बनाया है। मैं तो बस इसकी खुशबू से ही समझ गई कि कैसा बना होगा। फिर उसने मुझे घूर कर देखा और चिढ़ाते हुए बोली, वैसे भाई आखिरकार तुमने उस बड़ी मछली को जाल में फांसा ही लिया। मैंने कटोरी से गर्म सूप का घूंट लेते हुए कहा, ज्यादा दिमाग मत चलाओ बहन। बहन ने जोर से ठहाका लगाया। अच्छा, अगर कुछ नहीं हुआ तो तेरा चेहरा टमाटर की तरह लाल क्यों पड़ा है? बोल बोल, प्रेसिडेंट लू ने तुझसे क्या कहा? जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने शर्माते हुए बता दिया। उन्होंने मुझसे अपने दिल की बात कह दी, इजहार कर दिया। बहन उछल पड़ी। मुझे तो पहले दिन से पता था कि हमारे भोले भाई पर निशाना साधा जा चुका है। प्रेसिडेंट लू ने इससे पहले जो भी नाटक किए थे वे सब तुझे पटाने की चालें थी। माँ भी मुस्कुराते हुए आई। अच्छा है, हमारी किंग युआन लड़की स्वभाव और काबिलियत दोनों में बेमिसाल है। तुम दोनों की जोड़ी जमती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, पर हाँ बेटा, जब तुम उसके साथ रहो तो बातें खुलकर शेयर करना सीखा करो। छोटी मोटी बातों पर मुंह फुलाकर मत बैठ जाना। बहन ने फिर चुटकी ली। हाँ भाई, प्रेसिडेंट लू इतनी व्यस्त रहती हैं, फिर भी तेरे साथ ढोरों की तरह घूमने और खाना खाने का टाइम निकालती हैं। इसका मतलब है कि वे तेरी बहुत परवाह करती हैं, वरना दुनिया तरसती रह जाती है। पर मैडम किसी को घास तक नहीं डालती, इसलिए भाव मत खा ज्यादा। सप्ताहांत वीकेंड की आखिरी क्लास खत्म हुई। मैं क्लास से बाहर निकल ही रहा था कि पीछे से एक लड़की भागती हुई आई। सुनो शीचेन, एक मिनट रुकना। हम दोनों कॉरिडोर में खड़े होकर बातें करने लगे और हंस पड़े। दूर पार्किंग में खड़ी लू किंग युआन ने हम दोनों को एक साथ हंसते बोलते देख लिया। उनके दिल की गहराई से कड़वाहट और जलन की भयंकर लहर उठी। जैसे ही मैं मुड़ा और उनकी कार की तरफ बढ़ा, मैंने कार का दरवाजा खोला। आप आ गई? आज काफी ठंड है ना? मैंने कार का टेम्परेचर तापमान सेट करने के लिए हाथ बढ़ाया, पर लू किंग युआन ने तुरंत मेरी कलाई पकड़ ली। उनकी आवाज में साफ साफ ईर्ष्या जलन की खटी गंध आ रही थी। उन्होंने तीखे स्वर में पूछा, अभी जिस लड़की से तुम बात कर रहे थे वो तुम्हें काफी अच्छी तरह जानती हुई लग रही थी? मैंने सीधे सादे अंदाज में सफाई दी, अरे वो तो मेरे ही डिपार्टमेंट की क्लासमेट है। पिछली बार बीमारी की वजह से वो क्लास नहीं आ पाई थी तो उसने मेरे नोट्स कॉपी करने के लिए मांगे थे। आज बस वही थैंक यू बोलने आई थी। लू किंग युआन ने कड़क होकर कहा, आज के बाद उस लड़की से दूर रहना। मैंने हैरान होकर कहा, अरे ये तो पूर्वाग्रह है, हम सिर्फ मामूली क्लासमेट्स हैं और वैसे भी उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है। पिछली बार तो वो मुझसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए बर्थडे गिफ्ट चुनने की सलाह मांग रही थी। ये सुनते ही लू किंग युआन के कड़े चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कोई बात नहीं, आह चेन अभी दिल के मामलों में मासूम और कच्चा है, इसे धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। वे मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, अब मजाक नहीं करती, बताओ आज रात क्या खाने का मूड है? मैंने खुशी से कहा, मैंने शहर के दक्षिण वाले उस पुराने चौंकिंग रेस्तरां में हॉट पॉट बुक किया है। सुना है वहाँ के डबल सूप वाले बर्तन में पकाई हुई आंत राई बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और लिनसोंग बता रहा था कि उनकी तिल के तेल वाली डिपिंग सॉस का सीक्रेट मसाला एकदम कड़क है। हम रेस्तरां पहुंचे और वीआईपी कमरे में बैठ गए। वेटर गर्मा गर्म हॉट पॉट सूप लेकर आया जिसकी तीखी मसालेदार खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मैं बड़े उत्साह से बाउल में तिल का तेल और सॉस मिला ही रहा था कि अचानक कमरे का दरवाजा खटखटाए बिना धाड़ से खुला और एक अजनबी रईसज़ादा अंदर आ घुसा। वो बंदा चहकते हुए बोला, किंग युआन, सचमुच तुम ही हो? मैंने अभी नीचे तुम्हारी गाड़ी देखी तो मुझे लगा मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। लू किंग युआन की भौहें तन गईं। वे रूखे स्वर में बोली, श्रीमान शेन, क्या काम है? वो शेन वेनवेन का भाई शेन किंग हुई था। शेन किंग हुई अपनी अकड़ में बोला, अरे पिताजी ने मुझे यहाँ श्री झांग से किसी काम के सिलसिले में मिलने भेजा था। मुझे क्या पता था कि यहाँ तुम मिल जाओगी। उसे लू किंग युआन की आवाज का रूखापन समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, किंग युआन, ये कौन है? तुम्हारा नया असिस्टेंट सहायक है क्या? लू किंग युआन ने हाथ में पकड़ा चाय का कप मेज पर रखा। वे मन ही मन सोचने लगी कि क्या आह चेन
चेन इसे देखकर मुझसे जलेगा? लू किंग युआन ने ठंडे लहजे में कहा, श्रीमान शेन, अगर आपको जनरल मैनेजर झांग से काम है तो आप उनके पास जाइए, हम यहाँ खाना खा रहे हैं। शेन किंग हुई ने मेरी तरफ हिकारत से देखा और बोला, किंग युआन, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा ये असिस्टेंट बुरा है, पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा डरपोक और भीरू किस्म का लड़का है जो मुसीबतों से डरता है। अगर भविष्य में तुम्हें किसी मर्द का साथ चाहिए तो श्रीमान शेन मैं हाजिर हैं। ये सुनते ही मेरे अंदर का पारा चढ़ गया। मैंने चम्मच पटक कर सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सबसे पहली बात, मैं इनका कोई असिस्टेंट नहीं बल्कि लू किंग युआन का बॉयफ्रेंड हूँ, और दूसरी बात, चाहे जो भी हो जाए मैं उन लोगों से 1000 गुना बेहतर हूँ जिन्हें बुनियादी तमीज और शिष्टाचार तक नहीं आता और जो दूसरों के प्राइवेट कमरे में बिना दस्तक दिए मुंह उठाकर घुसे चले आते हैं। शेन किंग हुई बौखला गया। अबे ओए, तू क्या बकवास कर रहा है? किंग युआन और मैं बचपन से एक दूसरे जानते हैं। मैंने जहरीली मुस्कान के साथ करारा जवाब दिया। अच्छा, बचपन से जानते हैं? तो इतने सालों से जानने के बाद भी अगर वे आज तक आपके साथ नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि आप में ही कोई बहुत बड़ी कमी है। कम से कम मुझे किसी के कमरे में घुसने से पहले दरवाजा खटखटाना तो आता है। कुछ बेशर्म लोगों की तरह नहीं जो साफ देख रहे हैं कि लोग खाना खा रहे हैं फिर भी मुंह उठाकर चिपके हुए हैं। ये सरासर बेइज्जती और नीचता है। शेन किंग हुई तिलमिला गया। किंग युआन, देखो इस छौंकने को। लू किंग युआन ने कड़क आवाज में डांटा, श्रीमान शेन, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। आह, चेन मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसके खिलाफ एक भी असभ्य शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसके अलावा मेरी आपसे कोई खास पहचान नहीं है, तो आइंदा मुझे परेशान करने की हिम्मत मत कीजिएगा। शेन किंग हुई का चेहरा लाल पीला हो गया। वो मुझे खूंखार नजरों से घूरता हुआ गुस्से में पैर पटकता कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही मैंने लू किंग युआन का हाथ थोड़ा परे धकेला। लू किंग युआन ने घबरा कर कहा, आह चेन, गुस्सा मत हो, मैं उसे सचमुच नहीं जानती, बचपन में बस एक आध बार देखा था। मैंने मुंह बनाकर कहा, जब वो कमरे में आया और मुझ पर तंज कस रहा था तब आप चुपचाप बैठकर मुझे ही क्यों घूर रही थी? आप जानबूझकर तमाशा देख रही थी ना? लू किंग युआन ने कान पकड़कर कहा, मेरी गलती हो गई बाबा। दरअसल मैंने आज कॉलेज में उस लड़की को तुमसे बात करते देखा था ना, तो मुझे थोड़ी जलन हो रही थी। मैं बस ये देखना चाहती थी कि क्या तुम भी मुझे लेकर पजेसिव जेलस होते हो या नहीं। मैंने आंखें दिखाते हुए कहा, क्या वो बात और ये बात एक हो सकती है? झो जुआन 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 सिर्फ मेरी क्लासमेट है, पर ये शेन किंग हुई तो पूरे टाइम आप पर ही डोरे डाल रहा था। वो जानबूझकर मेरे सामने टशन मार रहा था। लू किंग युआन ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। हाँ हाँ बाबा, मेरी ही अति प्रतिक्रिया की वजह से ये रायता फैला। मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसे चिकू लोगों को सीधे लात मारकर बाहर करवा दूंगी, और मैं ये भी वादा करती हूँ कि आगे से मैं किसी भी पराये मर्द से दूरी बनाकर रखूंगी। क्या अब तुम मानोगे? फिर लू किंग युआन ने मक्खन लगाते हुए कहा, अच्छा सुनो, इसकी भरपाई के लिए मैं कल अपने असिस्टेंट से कहकर तुम्हारे लिए एकदम असली पुराना जुआन पेपर पेंटिंग का कीमती कागज मंगवा देती हूँ। सुना है बारीक चित्रकारी के लिए वो कागज सबसे बेस्ट होता है। अब तो मान जाओ। मैंने मुंह फुलाए रखा, पर लू किंग युआन ने मुस्कुराकर आंत का एक गर्म टुकड़ा मेरी कटोरी में डाल दिया। जल्दी खा लो, ठंडा हो जाएगा तो स्वाद बिगड़ जाएगा। घर लौटते समय मैं कार की सीट से टिकर बैठ गया। मैंने धीरे से कहा, सच बताऊं तो अभी जब मैं उस शेन किंग हुई की क्लास लगा रहा था तो अंदर से मेरी भयंकर हवा टाइट थी। लू किंग युआन ने बड़े प्यार से मेरी तरफ देखा। मुझे पता है, पर तुम उस वक्त सचमुच बहुत डैशिंग और हीरो लग रहे थे। गाड़ी मेरे घर के बाहर रुकी। लू किंग युआन ने खुद झुकर मेरी सीट बेल्ट खोली, मेरे गाल के पास आकर फुसफुसाकर कहा, गुड नाइट मेरे हीरो। मैं घबरा कर उतरा और सीधे घर के अंदर भाग गया। उस रात मुझे पता ही नहीं चला कि खुशी के मारे मुझे कब नींद आई। अगली सुबह जब अलार्म तीसरी बार बजा तब जाकर मेरी आंख खुली। ओह तेरी की, आज तो कॉलेज जाना है। मैंने भागते भागते कपड़े पहने और कॉलेज पहुंचा। रास्ते में लू किंग युआन का मैसेज आया, नेशनल डे की छुट्टियां आने वाली हैं, इंतजार करना, तुम्हें बहुत खूबसूरत जगह घुमाने ले जाऊंगी। मैं मुस्कुराता हुआ क्लास में घुसा। दोस्त लिन सॉन्ग ने मेरे लिए पहली बेंच पर सीट रोक रखी थी। मैं हाँपते हुए बैठ गया। लिन सॉन्ग ने मुझे घूर कर देखा। अबे तुझे इतना टाइम क्यों लग गया, और तू इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है, जैसे कोई चोरी करके आया हो। मैंने सिर पकड़ लिया। अबे मत पूछ, कल रात मुझे जरा भी नींद नहीं आई। लिन सॉन्ग ने आंख मारते हुए चुटकी ली। ओहो, तो रात भर सुंदर सीईओ मैडम लू से गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। सच सच बता, बात कहाँ तक पहुंची? हाथ पकड़ा, किस चुंबन हुआ या नहीं? मैंने झेप कर कहा, अबे चुप कर, अभी तो हमने डेटिंग शुरू ही की है, इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? लिन सॉन्ग ने चिढ़ाते हुए कहा, अबे ढोर, मैडम लू तेरे लिए इतनी पागल है, तू किस बात का इंतजार कर रहा है? क्या किसी और के डाका डालने का इंतजार कर रहा है? उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। क्लास खत्म होते ही मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। लू किंग युआन का मैसेज था। अब मैं कॉलेज के मेन गेट पर खड़ी हूँ, तुम्हें लेने आई हूँ। लिन सॉन्ग ने खिड़की से बाहर देखा और सीटी बजाई। वाह भाई, आह चेन, तेरी तो निकल पड़ी, जा आज की शाम रंगीन कर। मैंने उसे घूर कर देखा और नीचे उतरकर लू किंग युआन की कार में बैठ गया। कार में 2 सेकंड की खामोशी के बाद लू किंग युआन की मीठी हंसी गूंजी। आज रात खाने में क्या प्लान है? मैंने कहा, चलो सुपरमार्केट से ताजा सामान खरीदे हैं, आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। लू किंग युआन मुस्कुराई। अरे वाह, आत्मनिर्भरता से ही समृद्धि आती है। हम एक हाई फाई फ्रेश सुपरमार्केट पहुंचे। जब हम दोनों ट्रॉली लेकर घूम रहे थे तो लोग हम दोनों की जोड़ी को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। लू किंग युआन ने पूछा, क्या खाने का मन है? मैंने कहा, वो वाला सॉफ्ट ब्रेस्ड पोर्क जो मुंह में जाते ही घुल जाता है। सामान खरीद कर जब हम उनके विला पहुंचे तो मैं अंदर का सादा लेकिन बेहद आलीशान इंटीरियर देखकर दंग रह गया। क्या ये आपका घर है? लू किंग युआन ने कहा, अंदर आओ। जूते रखने की अलमारी में पुरुषों की चप्पलों स्लीपर्स का एक ब्रांड न्यू डिब्बा रखा था। लू किंग युआन ने कहा, ये खास तुम्हारे लिए मंगवा कर रखी थी, आज तक किसी ने नहीं पहनी। मैंने चप्पलें पहनी और रसोई में जाकर अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली। चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। हम दोनों ने काम बांट लिया। मैं मीट की डिश संभालने लगा
और वे सब्जियां धोने लगी। पूरी रसोई में खाने की सौंधी खुशबू फैल गई। तभी लू किंग युआन बोली, आह चेन, ऊपर शेल्फ से चीनी का डिब्बा उतार देना, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। मैं उनके पीछे खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाकर आसानी से चीनी का डिब्बा नीचे उतार लिया। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, हम दोनों के चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए। हमारी आंखें मिली, मेरी गर्दन की हड्डी फड़क उठी और मेरा दिल इतनी जोर से धड़का मानो भूत देख लिया हो। मैं घबराकर झटके से 2 कदम पीछे हट गया। लू किंग युआन ने मेरी इस भागती हुई घबराहट को देखा और मखमली हंसी हंस दी। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया। गरम गरम पोर्क रिब सूप की खुशबू आ रही थी। हम दोनों टेबल पर बैठे। तभी मेरे फोन पर लिन सॉन्ग का एक वॉइस मैसेज आवाज वाला संदेश आया। मैं उसे टेक्स्ट में बदलने ही वाला था कि गलती से मेरा हाथ स्पीकर पर दब गया। पूरे शांत कमरे में लिन सॉन्ग की कड़क आवाज गूंज उठी। अबे आह चेन, सच सच बता, तुम दोनों के बीच बात कहां तक पहुंची? क्या तूने मैडम लू के होठों पर किस चुंबन किया या नहीं? ये सुनते ही मेरे हाथ से फोन छूट गया। मैं घबराकर खांसने लगा। लू किंग युआन ने अपनी हंसी दबाते हुए बड़े प्यार से मेरी पीठ थपथपाई और आधी मुस्कुराती नजरों से मुझे देखा। तो क्या तुमने किस किया? मेरे कानों की लौ फिर से लाल सुर्ख हो गई। मैंने झटपट टिश्यू पेपर उठाकर मुंह पोंछा और चावल में अपना सिर गड़ा लिया। लू किंग युआन ने हंसते हुए कहा, अरे मजाक कर रही हूँ बाबा, जल्दी खाना खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। खाने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। मैंने शर्म के मारे पूरा खाना मुंह छुपाकर खाया। मुझे तो टेस्टी ब्रेस्ड पोर्क का स्वाद भी महसूस नहीं हुआ। खाने के बाद लू किंग युआन मुस्कुराती हुई मुझे सुरक्षित घर छोड़ आई। कार से उतरते समय मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली, पर आज आह चेन, मैंने घबराहट में लू किंग युआन को गुड नाइट तक नहीं कहा। मैंने तो बस इतना ही कहा, वैलेंटाइन डे की शाम है, जरा संभाल कर गाड़ी चलाएगा। इसके बाद मैं भागकर अपने बेडरूम में घुसा और खुद को अंदर बंद कर लिया। मेरे दिल की धड़कनें अभी शांत भी नहीं हुई थी कि लिन सॉन्ग का मैसेज टपक पड़ा। हाँ भाई, जंग कहां तक पहुंची? क्या तू उस सुंदर सीईओ मैडम लू का दिल जीतने में कामयाब रहा या नहीं? मैंने गुस्से में टाइप किया, लिन सॉन्ग, तू नीच इंसान, तू मुझे मरवा कर ही दम लेगा क्या? आज दोपहर जो तूने वॉइस मैसेज भेजे थे ना, वे सब लू किंग युआन ने अपने कानों से सुन लिए। शर्म के मारे मेरा मन कर रहा था कि जमीन फाड़कर उसमें समा जाऊं। तू ऐसे फालतू सवाल पूछ ही कैसे सकता है भाई? लिन सॉन्ग ने मासूम बनते हुए रिप्लाई किया, अरे सच में, मैंने तो बस यूं ही मजाक में कह दिया था। जल्दी बता, ये सुनकर मैडम का क्या रिएक्शन था? क्या तू कोई काम की बात नहीं सोच सका? मैंने चिढ़कर लिखा, हमने अभी साथ में खाना खाया है, और सुन, अगली बार जब मैं उनके घर जाऊंगा ना, लिन सॉन्ग ने चुटकी ली, तो एकदम फॉर्मल सूट पहनकर जाना और बढ़िया कैंडल लाइट डिनर करना। मैंने डांटते हुए कहा, तू अपना मुंह बंद रखेगा या नहीं? अगर आगे से ऐसी बकवास की तो मैं तुझसे दोस्ती तोड़ दूंगा। लिन सॉन्ग ने हाथ जोड़े। ठीक है भाई, शांत हो जा, अब और कुछ नहीं बोलूंगा। उधर लू ग्रुप के ऑफिस में काम खत्म होने से ठीक 1 मिनट पहले लू किंग युआन के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो पुराने घर लाओ झाई से फोन था। फोन उठाते ही दादी जी की आवाज आई, मेरी प्यारी पोती, तुम्हें दादी से मिले हुए कितना जमाना बीत गया। मेरी आंखें तो तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई हैं। तुम इस बुढ़िया को देखने वापस कब आ रही हो? लू किंग युआन अपनी दादी को रग रग से जानती थी। हर बार जब दादी जी कहती कि 10 बार याद किया है, तो उसका सीधा सा मतलब होता था कि 2 घूंट वाइन चढ़ाने के बाद गॉसिप करने का बहाना ढूंढ रही हैं। दादी जी पक्का फिर से उनके लव लाइफ के बारे में जानकारी निकालने की ताक में थी। लू किंग युआन ने कहा, दादी, मैं काम खत्म करके जल्द ही घर आती हूँ। दादी जी ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैंने रसोई में तेरे लिए स्पेशल सूप बनने रख दिया है, आकर पी लेना। फोन रखने के बाद लू किंग युआन ने अपना सामान समेटा और मेरे साथ चैट विंडो खोली। उन्होंने मैसेज भेजा, दादी का फोन आया था, उन्होंने मुझे पुराने घर बुलाया है, इसलिए आज रात मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगी। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, मैं अभी अपना डिजाइन बनाने में बिजी हूँ, आज रात काफी देर तक काम करना पड़ेगा। लू किंग युआन ने पूछा, किस काम में बिजी हो? मैंने बताया, वही डिजाइन जिसके बारे में पहले बताया था। नेशनल डे, राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियों से पहले इसे जमा करना है। कागजात जमा हो जाएंगे तभी तो शांति से छुट्टियां मना पाऊंगा। लू किंग युआन ने लिखा, ठीक है, ज्यादा देर तक मत जागना और टाइम से घर चले जाना, पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। लू किंग युआन फोन रखकर नीचे अपनी कार की तरफ बढ़ी। कार में बैठते ही उनकी असिस्टेंट चेन जुएनिंग ने घबराते हुए कहा, मैडम, अभी बड़ी मैडम दादी जी का फोन आया था। वे श्रीमान शी के साथ आपके रिश्ते के बारे में पूछताछ कर रही थी। उन्होंने इतने बारीक सवाल पूछे कि मैं संभाल नहीं पाई, इसलिए मुझे मजबूरन उन्हें सब सच बताना पड़ा। लू किंग युआन ने आंखें खोली और तिरछी नजर से असिस्टेंट को देखा। चेन जुएनिंग की पीठ डर के मारे अकड़ गई। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर थाम लिया और एक ठंडी सांस भरी। लू किंग युआन ने ठंडे स्वर में कहा, आगे से ऐसी गलती मत दोहराना। चेन जुएनिंग ने झट से सिर हिलाया, जी मैडम, अब कभी ऐसी हिम्मत नहीं करूंगी। गाड़ी पुराने घर पहुंची। नौकरानी ने बताया कि बड़ी मैडम दोपहर से ही आपका इंतजार कर रही हैं और बैठक में बैठी हैं। लू किंग युआन ने कार का दरवाजा खोला और अंदर गईं। दादी जी ने उन्हें देखते ही कहा, ओहो, मेरी पोती आखिरकार आ ही गई। पर उनकी आंखें लू किंग युआन के कंधे के पार पीछे खाली जगह को घूर रही थीं। लू किंग युआन ने हंसकर कहा, दादी, इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? मैं ही तो आई हूँ। दादी जी ने मुंह बनाकर कहा, अरे, मैं तो अपने नाती दामाद शी चेन को ढूंढ रही थी। तुम अकेले क्यों वापस आई? मुझे लगा था कि तुम उसे भी साथ लाओगी ताकि मैं भी जरा देखूं। लू किंग युआन ने मुस्कुराकर कहा, वो नेशनल डे से पहले अपनी ड्राइंग सबमिट करने में बिजी है, अगली बार जरूर साथ लाऊंगी। तभी वांग माँ गरम चाय लेकर आई। दादी जी का मुंह बन गया, कोई देखने वाला तो आया नहीं, मैं तो चली ऊपर आराम करने। वैसे भी ये तुम्हारा ही घर है, जो मर्जी आए करो। मैंने रसोई में सूप भिजवा दिया था, पीना हो तो पियो। ये कहकर दादी जी मटकती हुई ऊपर चली गईं। लू किंग युआन ने उनकी जलती हुई पीठ को देखा और बेबसी से मुस्कुराई। लीजिए साहब। नाती दामाद के आने से पहले ही इस बुढ़िया के दिल में मेरी वैल्यू जमीन पर आ गिरी। वांग माँ ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, बड़ी मैडम तो बस प्यार दिखा रही हैं।
है, आप ऊपर जाकर कपड़े बदल लीजिए। उन्होंने खुद खड़े होकर आपके लिए पसंदीदा ब्लैक चिकन और जड़ी बूटी वाला सूप बनवाया है। थोड़ी देर में पूरा परिवार डिनर टेबल पर बैठा। दादाजी बूढ़े मास्टर लू ने कड़क आवाज में कहा, अब क्या बात है, बढ़िया खाना सामने है और मौसम भी बढ़िया है, फिर मुंह क्यों बना रखा है? दादी जी ने ताना मारा, सब आपकी इस लाडली पोती की मेहरबानी है। बॉयफ्रेंड बना लिया है पर उसे ऐसे छुपा कर रखा है जैसे कोई चीज हो, घर लेकर ही नहीं आती। लू किंग युआन ने बात संभालते हुए कहा, दादाजी शी चेन वही लड़का है जिससे मैं मिड ऑटम फेस्टिवल में मिली थी। हम अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं। वो स्वभाव से थोड़ा शर्मीला है और बड़ों से मिलने में हिचकिचाता है, इसीलिए मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। एक बार वो थोड़ा सहज हो जाए तो मैं खुद उसे आप सबसे मिलवाने लाऊंगी। वैसे भी वो आजकल अपने प्रोजेक्ट में इतना बिजी है कि खाने तक का टाइम नहीं है। दादाजी ने सिर हिलाया, बात तो ठीक है, अब जब तुमने मन बना ही लिया है तो उस लड़के के प्रति हमेशा ईमानदार रहना, उन आवारा युवाओं की तरह मत बनना जो यहाँ यहाँ मंडराते रहते हैं। लू किंग युआन ने सीरियस होकर कहा, जी दादाजी मैं समझती हूँ। दादी जी का गुस्सा भी पिघल गया और उन्होंने प्यार से लू किंग युआन की प्लेट में सुअर की पसली पॉर्क रिब का टुकड़ा रख दिया। लो खाओ, तुमसे तो बातें जीतना ही नामुमकिन है। डिनर के बाद लू किंग युआन ने फोन चेक किया तो देखा कि मेरा कोई मैसेज नहीं आया था। वे परेशान हो गई, क्या तुम अभी तक घर नहीं पहुंचे? क्या ड्राइंग पूरी हो गई? उधर मैं अपने माता पिता को प्रोजेक्ट पूरा होने की खुशखबरी देने में इतना खो गया था कि लू किंग युआन को मैसेज करना ही भूल गया था। मैसेज देखते ही मेरी सिटी पिटी गुम हो गई। मैंने तुरंत टाइप किया, किंग युआन मैं घर पहुंच गया हूँ। मम्मी पापा के साथ बातों में इतना मगन हो गया था कि तुम्हें बताना ही भूल गया। मेरी ड्राइंग पूरी हो गई है और प्रोजेक्ट सबमिट हो गया है। बहुत थक गया हूँ यार, इतनी देर बैठने से कमर में दर्द हो रहा है। लू किंग युआन ने रिप्लाई किया, चलो अच्छा है काम खत्म हुआ। वैसे मेरी छुट्टियां तुम्हारी छुट्टियों के एक दिन बाद शुरू हो रही हैं। क्या काम खत्म होने के बाद हम लिंशी के हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के झरने रिजॉर्ट चलें? मेरे दोस्त का रिजॉर्ट अभी आम जनता के लिए खुला नहीं है, वहाँ शांति रहेगी और तुम्हारी कमर का दर्द भी दूर हो जाएगा। मैंने पूछा, ठीक है पर मैं आपके दोस्तों को नहीं जानता, क्या वहाँ अजीब नहीं लगेगा? लू किंग युआन ने लिखा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उन्होंने हमारे लिए सबसे बेस्ट स्वीट बुक किया है जहाँ से सुबह का सनराइज सूर्योदय दिखता है। छुट्टी से एक दिन पहले मैंने जैसे ही प्रोफेसर को अपना डिजाइन सबमिट किया तभी मेरे दोस्त लिन सॉन्ग का फोन आ गया। हे भाई प्रोजेक्ट जमा हो गया? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई सब हो गया। लिन सॉन्ग बोला, तो चल फिर जल्दी से मेरे साथ शॉपिंग करने चल, कुछ नया सामान खरीदना है। मैंने पूछा, क्या खरीदने वाले हैं? लिन सॉन्ग हंसा, तू बस चल पता चल जाएगा। तू तो वैसे भी अपनी सुंदर सीईओ लू के साथ हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट जाने वाला है ना, तो भाई कपड़े वपड़े तो नए चाहिए होंगे। उधर लू किंग युआन का मैसेज आया, कल सुबह मैं अपना बाकी काम निपटा लूंगी, दोपहर के खाने के बाद हम निकलेंगे। ज्यादा सामान मत पैक करना, बस एक हल्की जैकेट रख लेना क्योंकि रात में पहाड़ी इलाके में ठंड होती है, और थोड़ी आम दवाइयां रख लेना। मैंने रिप्लाई किया, ठीक है मेरी जान, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो अलार्म बज चुका था। मैं ज्यादा सो गया था। मैं घबराकर बिस्तर से कूदा, मम्मी मैं लेट हो गया, क्या आप सामान पैक करने में मेरी मदद करेंगी? माँ ने प्यार से कहा, अरे घबरा मत बेटा, तू जा हाथ मुंह धो ले, मैं तेरा बैग पैक कर देती हूँ, देरी नहीं होगी। तैयार होकर जैसे ही मैं नीचे आया बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। मेरी गर्लफ्रेंड आ चुकी थी। मैं सूटकेस लेकर बाहर भागा, माँ भी पीछे पीछे आई। लू किंग युआन ने मुस्कुराकर अभिवादन किया, नमस्ते आंटी, और मेरा सूटकेस लेकर डिग्गी में रख दिया। फिर माँ से बोली, आंटी अब हम निकलते हैं, छुट्टियों के बाद मैं चेन को सही सलामत वापस छोड़ जाऊंगी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ बेटा रास्ते में संभाल कर जाना। गाड़ी में बैठते ही लू किंग युआन ने कहा, निकलने से पहले कुछ खा लेते हैं ताकि रास्ते में पेट खाली न रहे। वे हाईवे के पास वाले एक जाने माने सादे से रेस्टोरेंट में ले गईं। हम खिड़की के पास बैठे। मैंने मेन्यू देखा तो लू किंग युआन ने मेरी पसंद की डिशेज ऑर्डर कर दी, मिर्च के साथ भुना पोर्क, धीमी आंच पर पका मीट और मके व पसली का गर्म सूप। उन्होंने कहा, दबाकर खाओ, लंबा सफर है। सफर खत्म हुआ और जब हम हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट पहुंचे तो लू किंग युआन ने बड़े ही अधिकार से मेरा हाथ थाम लिया और होटल की लॉबी में ले गई। वहाँ रिजॉर्ट के मैनेजर झांग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने झुककर कहा, प्रेसिडेंट लू आपका वीआईपी स्वीट तैयार है, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। मैनेजर ने डिजिटल कार्ड स्वाइप किया और दरवाजा खोल दिया। सर अंदर की सारी सेटिंग्स एडजस्ट कर दी गई हैं, कोई जरूरत हो तो बेल बजा दीजिएगा। दरवाजा बंद होते ही मैंने चारों तरफ देखा पर कमरे में एक ही बेड बिस्तर था, दूसरा कमरा कहीं दिख ही नहीं रहा था। मैंने चौंक कर लू किंग युआन की तरफ देखा, अरे यहाँ तो एक ही कमरा है, मैं कहाँ सोऊंगा? लू किंग युआन की आंखों में एक शरारती चमक आई, तुम्हें क्या लगता है? फिर वे हंस पड़ी, अरे मजाक कर रही हूँ, ये स्वीट है, अंदर बेडरूम है और बाहर लिविंग एरिया, तुम अंदर वाले बेडरूम में आराम करो, पहले अपना सामान रख लो। मैं सूटकेस लेकर अंदर बेडरूम में चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा लू किंग युआन फोन पर बात कर रही थी। फोन पर उनके दोस्त झांग रुई कह रहे थे, अरे किंग युआन हम सब यहाँ हॉट स्प्रिंग में नहा रहे हैं, तुम दोनों भी आ जाओ। लू किंग युआन ने कहा, तुम लोग एंजॉय करो, हम थोड़ी देर आराम करके आएंगे। फोन रखकर वे मेरी तरफ मुड़ी, तुम बैठो मैं नहाने जा रही हूँ, फिर खाना मंगवाते हैं और उसके बाद हॉट स्प्रिंग में चलेंगे। डिनर के बाद लू किंग युआन ने पूछा, क्या पहले गर्म पानी के कुंड में आराम करना चाहोगे या दोस्तों से मिलने चले? मैंने कहा, पहले
हॉट स्प्रिंग में नहाते हैं। लू किंगयुआन की आंखों में खुशी की चमक आई। तो जाओ अपना स्विम सूट पहन लो। हम दोनों बांस के पेड़ों से घिरे एक प्राइवेट हॉट स्प्रिंग पूल में पहुंचे। चारों तरफ शांति थी। हम दोनों कुछ देर पानी की गर्माहट में डूबे रहे। फिर लू किंगयुआन ने हाथ बढ़ाया। चलो बाहर निकलें, ज्यादा देर पानी में रहने से चक्कर आ सकते हैं। थोड़ी देर सोना भाप लेते हैं ताकि शरीर का आलस दूर हो जाए। दूसरी तरफ रिसोर्ट के बिलियर्ड्स रूम में शेन वेन वेन, झांग रुई और झाओ किंग बैठे थे। मैनेजर झांग ने आकर बताया, मिस लू और श्रीमान शी अभी अभी प्राइवेट हॉट स्प्रिंग एरिया में गए हैं। शेन वेन वेन सोफे पर बैठी मुस्कुराई। देखा, मैंने कहा था न कि किंगयुआन मेरी व्यवस्था से खुश होगी। अगर जीजाजी को कोई तंग करेगा तो किंगयुआन उसकी क्लास लगा देगी। और हाँ, मैंने उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी रखा है। सरप्राइज ये था कि झांग रुई ने जानबूझकर उस स्वीट की मेन बिजली काट दी थी। कमरे में लौटते ही अचानक गुल पूरी लाइट चली गई और भयंकर अंधेरा छा गया। लू किंगयुआन ने फोन की लाइट जलाई और झांग रुई को मैसेज होगा। वे समझ गई कि ये उनके खुराफाती दोस्तों का काम है। पर अंधेरा होते ही मुझे लिन सॉन्ग की सुनाई भूतिया कहानियां याद आने लगी। मेरी हवा टाइट हो गई। मैंने कांपती आवाज में पुकारा, बहन किंगयुआन, आप अंदर हैं क्या? बिजली क्यों चली गई? लू किंगयुआन अंधेरे में मेरे पास आई और मुस्कुराकर बोली, घबराओ मत, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्या मेरे साथ सोना चाहते हो? अगली सुबह पर्दों के बीच से धूप छनकर आई तो मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि मेरा हाथ लू किंगयुआन के ऊपर था। मैंने धीरे से हाथ हटाना चाहा, तभी बगल में बैठी लू किंगयुआन ने आंखें खोल दी। वे मुस्कुराई, गुड मॉर्निंग, उठो, फ्रेश हो जाओ और नाश्ता कर लो। फिर तुम्हें गोल्फ खिलाने ले चलती हूँ ताकि ताजी हवा मिल सके। मैं शर्माकर बाथरूम में भाग गया। लू किंगयुआन की आंखों में मेरे लिए बेपनाह प्यार चमक रहा था। नाश्ते के बाद लू किंगयुआन का फोन बजा। कोई अर्जेंट बिजनेस कॉल थी। वे बोली, चैन, मुझे बहुत जरूरी काम से 20 मिनट के लिए जाना पड़ेगा। मैं वेटर के साथ तुम्हें गोल्फ कोर्स भिजवा देती हूँ। मैं बस आधा घंटे में आती हूँ। उन्होंने प्यार से उंगली से मेरे माथे को छुआ और एक कोमल चुंबन किस दिया। गुड बॉय, मैं अभी आई। मैं वेटर के साथ गोल्फ कार में बैठकर गोल्फ कोर्स के रेस्ट एरिया में जाकर बैठ गया। पहली बार गोल्फ कोर्स देखकर मैं थोड़ा रोमांचित था। तभी पास की टेबल पर बैठे कुछ बिगड़ैल रईसजादों की नजर मुझ पर पड़ी। वे आपस में फुसफुसाने लगे, अबे ये ऐरा गैरा नवाब यहाँ कैसे घुस आया? आजकल कोई भी मुंह उठाकर आ जाता है। पेशाब करते वक्त भी अपनी औकात नहीं देखते लोग। उनमें से एक घमंडी रईसजादा हंसते हुए मेरी तरफ देखकर बोला, अबे ओए, ये पब्लिक एरिया है, पर जरा अपना मुंह साफ करके बात कर ताकि यहाँ की हवा गंदी न हो। मैंने शांत रहकर पानी का गिलास उठाया और घूंट भरा। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेटर ने माहौल बिगड़ते देख बीच बचाव करना चाहा। सर शांत रहिए, ये रिजॉर्ट का माहौल खराब मत कीजिए। पर वो घमंडी बंदा नहीं माना और बकवास करता रहा। तभी दूर बिलियर्ड्स खेल रहे झांग रुई, शेन वेन वेन और झाओ किंग की नजर हम पर पड़ी। शेन वेन वेन ने सिक रखी, अरे वहाँ क्या बवंडर हो रहा है, चलो देखते हैं। वे तीनों पास आए।